उदयन। सन 2006 में मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था और दुबई में रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं जीवन की बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था जब मैं अपने दोस्त के माध्यम से उदयन नाम के व्यक्ति से मिला। उदयन दुबई की एक फूल बेचने वाली दुकान में फूल देने का काम करता था और महीने में 9,000 दिरहम पगार पाता था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था और मुझे अनिया कहकर बुलाता था, जिसका मतलब मलयालम में छोटा भाई होता है। इसलिए मैं उसे एतन या बड़ा भाई बुलाता था। मेरा दुबई का वीजा ही कुछ दिनों में खत्म होने वाला था। मुझे कम से कम 15 दिनों का और समय चाहिए था ताकि मैं कंपनी से अपने काम का भुगतान ले सकूं, तथा मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं भारत वापसी के लिए टिकट खरीद सकूं। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे मेरे किराए के घर से किसी भी वक्त निकाला जा सकता था। मैं 300 दिरहम के लिए बेताब था। इन पैसों से आने वाले कुछ दिनों का खर्चा चल जाता जब तक कंपनी से पैसा नहीं आता, पर हर किसी पहचान वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया। आखिरकार मैंने उदयन एतन को पैसे के लिए फोन किया, ये जानते हुए कि उसका वेतन केवल 9,000 दिरहम है और वो आधे से ज्यादा पैसे अपने परिवार को हिंदुस्तान में भेज देता है। मेरी परेशानी सुनते ही उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास ममजार तक आने के पैसे हैं। मेरी खामोशी से उसे उसका उत्तर मिल गया। उसने मुझसे शारजाह से ममजार टैक्सी लेकर आने को कहा और ममजार पहुंचने पर मुझे उसे फोन करना था। वायदे के मुताबिक वो मेरा इंतजार अल ममजार सेंटर पर कर रहा था। उसने टैक्सी के पैसे दिए, फिर मुझे होटल में खाना खिलाने ले गया और 300 दिरहम जो मैंने उससे मांगे थे उसने दिए। उसने मेरा परिचय होटल के मालिक से अपने छोटे भाई के रूप में कराया और जब भी मैं वहां खाने जाऊं तो इसका हिसाब पट्टू किताब में लिख दे, जिसका वो महीने के आखिर में हिसाब कर देगा। उसने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए जगह भी दी, पर मैं उसे अलविदा कहकर शारजाह वापस आ गया। 15 दिन बाद मुझे मेरा बचा हुआ पैसा कंपनी से मिल गया और एयरपोर्ट जाते समय मैं उदयन एतन के पास उनसे लिया हुआ उधार चुकाने गया। पहले तो पैसे लेने से मना कर दिया, पर बाद में अपने को बड़ा भाई जताते हुए 200 दिरहम वापस ले लिए और 100 दिरहम मुझे रखने की हिदायत दी। कई साल बीत गए। सन 2011 में मैंने उन्हें त्रिवेंद्रम की एक दुकान के बाहर खड़े देखा। वे मुझे ढूंढ रहे थे। वे पहले से बहुत अलग दिख रहे थे। उनकी नौकरी चली गई थी और वे अपनी बीवी के घर 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई तो मुझे इस बात का आभास हो गया कि वे कुछ मदिरा का सेवन करके आए हैं। उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो अब रईस हो गए हो। मैं मुस्कुराया और फिर कुछ देर बाद हम एक पास की ही चाय की दुकान पर चले गए। चाय पीते पीते उन्होंने मुझे बताया कि नौकरी के बिना उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है और ऊपर से अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। मैंने उन्हें 1500 रुपए दिए। 1500 रुपए लगभग 100 दिरहम के बराबर होते हैं, जो कि उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप रख लिए। कुछ दिनों बाद वे फिर से दुकान पर आए और मुझे बाहर बुलाया तथा मुझसे 500 रुपए और मांगे। फिर कुछ दिनों बाद वे फिर से आए और इस बार 1000 रुपए के लिए आग्रह किया। मेरे रिश्तेदार, दोस्त और नौकर चाकर ये सब होते देख रहे थे। तब उन्होंने मुझे चेताया कि वो आदमी मुझे अनिया कहकर मेरा फायदा उठा रहा है। वैसे तो मैं बिना काम के कभी भी अपने पैसे किसी को नहीं देता। मैं अपने सबसे प्रिय मित्र को भी पैसे देने के लिए मना कर सकता हूँ, पर न जाने क्यों मैं उदयन एतन को मना नहीं कर पाया। मेरा दिमाग मुझसे बार बार कह रहा था कि वो मेरा फायदा उठा रहा है, पर दिल मानने को तैयार न था। उसने मुझे 300 दिरहम तब दिया था जब वो खुद 900 दिरहम कमाता था। उसने पैसे वापस मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं की थी। सो यदि मैं उसे थोड़ा रुपया दे भी रहा हूं तो मैं उसके कृत्य के सामने बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद कई बार मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि कभी कभी वो मुझसे शराब पीकर भी पैसे मांगने आता था। वो मेरी बात एक छोटे बच्चे की तरह सुनता और फिर कुछ दिनों बाद 5 रुपए का चॉकलेट या मंत्र का प्रसाद मेरे लिए लेकर आता। मेरे रिश्तेदार और नौकर मुझे ये कहकर चिढ़ाते कि मैं वो शख्स हूं जो 5 रुपए की चॉकलेट और मंदिर का मुफ्त सिंदूर किसी से 1000 रुपए में खरीदता हूं।
कई साल बीत गए। एक दिन मैं अपनी दुकान पर पहुंचा। मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि जो शख्स मुझसे लगातार पैसे लेना चाहता है, कुछ ही देर पहले आकर चला गया। मैंने सोचा कि अच्छा हुआ कि कुछ और पैसों का नुकसान नहीं हुआ। मैं मुस्कुराया। मैं काउंटर पर बैठ गया और मेरे कर्मचारी ने मुझे उद्यान एतन द्वारा छोड़ा हुआ लिफाफा ला कर दिया। मैंने उस अखबार से ढके चौकोर लिफाफे को देखकर सोचा कि ये बिस्कुट का पैकेट होगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अब वो मुझसे ज्यादा पैसे तो नहीं मांगेगा, पर पैकेट खोलने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने पैकेट में 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां देखी। कुल वे 1 लाख रुपए थे। उस पैकेट के साथ भी एक कागज भी था जिसमें मलयालम भाषा में अलग अलग रंगों से लिखा मेरे लिए हुए पैसों का पूरा लेखा जोखा था। कुल मिलाकर पूरा कर्जा 77,350 रुपए था। चकित होकर मैंने उसे फोन किया और हंसने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पूर्वजों की जायदाद चैपांजित के निकट को 45 लाख में बेच दिया। आज उसकी रजिस्ट्री थी और मुझे पूरा पैसा मिल गया, इसलिए मैं तुमको शुक्रिया कहने और तुम्हारे द्वारा की गई मदद के लिए आपकी दुकान गया था। पर तुमने मुझे ज्यादा पैसे क्यों दिए? वो हंसा और कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम छोटे हो। छोटा भाई हमेशा बड़े से पैसे ले सकता है, पर बड़ा ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, जाकर बचे हुए पैसों की चॉकलेट खरीद लो। मैं तुमसे 1-2 दिन में आकर मिलूंगा। उसने फोन काट दिया। मैं बैंक की तरफ पैसा जमा कराने के लिए जाने लगा और उद्यान एथन के बारे में सोचने लगा। मैं तो यही सोचता था कि वो मुझे अन्याय इसलिए बुलाता है ताकि मुझसे पैसे मांग सके। अगर दुबई में उसने मेरी मदद न की होती तो मैं उसे कभी भी पैसे उधार न देता। उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा था कि वो मुझे पैसे वापस दे देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे अपना भाई मानता था। मुझे हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व था, पर उस दिन मैं हमेशा से ज्यादा खुश था। इसलिए नहीं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि एक अनजान आदमी मुझे अपना समझता है। मुझे उसका आनिया कहलाने पर गर्व होता था। क्या आप कभी अपने उद्यान एतन से मिले? मूर्ख मत बनिए। वे सबसे अच्छे कपड़ों में नहीं होंगे, न ही व्यवहार कुशल होंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से भी उनसे नहीं मिल सकते। वे आपको एक दिन अप्रत्याशित तरीके से मिल जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। वो मुजफ्फरपुर की एक ठंडी सुबह थी जब नगीना को ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। नगीना को अभी कुछ ही समय पहले ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। नगीना की दोस्ती साथ के ही एक प्रवक्ता अमीषा से थी जिसे वो अपने परिवार की तरह समझने लगा था। दोनों को अपनी तय यात्रा पटना के लिए अपनी जरूरी साक्षात्कार के बाद शुरू करनी थी। पर जब नगीना निर्धारित दिन पर मुजफ्फरपुर पहुंचा तो उसे पता चला कि अमीषा 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल चुका था। नगीना को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि क्या हुआ है। निराशा से उसका मन भर गया। ये देखकर उसके दोस्त ने इंटरव्यू में प्राथमिकता पाने के लिए उसे धोखा दिया। 1 हफ्ते पहले ही बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन ने ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता पद के लिए साक्षात्कार के लिए घोषणा की। नगीना और अमीषा दोनों अस्थायी प्रवक्ता थे, पर बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के इस समाचार ने दोनों के सामने जीवन बदलने का मौका रखा। दोनों दोस्त ने एक ही पद के लिए आवेदन दिया था। नगीना को ये बात तो समझ आ गई थी कि उसे अपने दोस्त अमीषा के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, मगर उसका सरल दिल ये नहीं समझ पाया था कि उसका दोस्त उनकी दोस्ती का बिना ख्याल किए आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। इसलिए जब अमीषा ने प्रस्ताव रखा कि साक्षात्कार से 1 दिन पहले वे मुजफ्फरपुर में मिलकर पटना के लिए निकलेंगे, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अमीषा का दिन पहले ही पटना के लिए निकल जाने का एक ही मतलब था। वो अकादमी के और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के चक्कर काट रहा होगा ताकि उसका चयन हो जाए। नगीना के लिए, जो कि एक बाहरी आदमी था और जिसकी पहचान किसी भी ऊंचे पद पर बैठे लोगों से नहीं थी, ये उसकी दुनिया का अंत था। ना उम्मीदी और भारी मन से वो पटना के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह ठीक 8 बजे नगीना अच्छी तरह तैयार होकर साक्षात्कार वाली जगह पहुंच गया। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि उसकी ब्रह आकृति उसके टूटे हुए विश्वास को न दिखने दे।
अंततः उसका नाम पुकारा गया। पैनल में बीपीएससी के चेयरमैन श्री राम शुक्ला थे और उनके दोनों छोर पर विशेषज्ञ बैठे थे। उनका सख्त चेहरा व उदासीन व्यवहार देखकर उसका बचा कुचा विश्वास भी खत्म हो गया। कुछ पलों की शांति के बाद श्री शुक्ला ने उससे एक अप्रत्याशित सवाल पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं मिस्टर दुबे? नगीना चौंक गया। उसने सोचा कि वो ये देखना चाहता है कि वो वार्तालाप में कितना निपुण है, अतः उसने सारी जानकारी एक ही वाक्य में दे दी। सर, मैं गोदा जिले के एक दूर गांव बदनवार से हूँ। जो कि बदनवार? श्री शुक्ला ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा। नगीना को नहीं लगता था कि किसी को उसके छोटे से गांव के बारे में कोई जानकारी होगी। उसे नहीं पता था कि श्री शुक्ला उसके साक्षात्कार से ऊब कर ये सवाल मजा लेने के लिए पूछ रहे थे या उन्हें वाकई इस गांव में कोई दिलचस्पी आ गई थी। कुछ भी हो, इस सवाल का उसके साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं था। नगीना ने श्री शुक्ला की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थी और नगीना को श्री शुक्ला के उतावलेपन का आभास उनके अगले सवाल से हो गया। क्या तुम कांति प्रसाद दुबे को जानते हो? नगीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीपीएससी के चेयरमैन उसके दादाजी के बारे में उससे पूछ क्यों रहे थे? उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, वे मेरे दादाजी हैं, मगर अब वे बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पर ही रहते हैं। इतना कहते ही नगीना ने देखा कि मास्टर शुक्ला की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उन्होंने उत्सुकता से कहा, पर वे जीवित हैं? क्या तुम मेरे पर एक एहसान करोगे? क्या तुम उनको बता दोगे कि मैंने उन्हें प्रणाम कहा है और मैं उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ? उस जवान लड़के के लिए जो वहां एक स्थायी नौकरी के लिए बैठा हुआ था, उसके लिए ये सब पेचीदा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बचा हुआ साक्षात्कार तेजी से खत्म हो गया क्योंकि पैनल में बैठे लोग इस बात से चकित थे कि उनके चेयरमैन को रुआसा कर दिया था। उन्होंने उससे कुछ सीधे सवाल किए और उसने उनका उत्तर दिया। नगीना अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल आया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो सबकी उम्मीद के विपरीत नगीना का चयन विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता के एकमात्र पद के लिए हुआ था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। अमीशा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लॉबिंग के बावजूद नगीना एक बाहरी होकर, जो कि उसके राज्य की तरफ का भी नहीं था, कैसे सफल हो गया। नगीना के लिए ये उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। उसके प्रमाण पत्र बहुत ही शानदार थे, पर उसकी इस जीत ने उसका विश्वास भगवान पर और भी गहरा कर दिया था। इस घटना से केवल यही नहीं समझा कि उसके अंदर काबिलियत है, बल्कि ये भी कि कोई भी धोखे से कुछ नहीं पा सकता। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी जीत का एक छोटा कारण उसके जन्म होने से पहले की एक घटना से जुड़ा हुआ था। अपनी नौकरी के 1 साल बाद नगीना अपने बीमार दादाजी कांति प्रसाद दुबे को देखने अपने गांव गया। वे दुबले व कमजोर दिख रहे थे। कभी कभार वे कई दिनों तक बात नहीं करते थे। ये दिख रहा था कि वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगीना को बताया गया कि उसके दादाजी ने सुनने की क्षमता काफी हद तक खो दी थी। तभी उसे याद आया कि उसे अपने साक्षात्कार के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नगीना ने कहानी के कुछ हिस्सों को कई बार दोहराया, पर अपने दादाजी से कोई जवाब न मिलने पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वे कुछ समझे थे या नहीं। पर जब नगीना ने तीसरी बार राम शुक्ला का नाम लिया तो चीजें बदल गई। उन वृद्ध का हाथ तेजी से चला और उन्होंने नगीना से कहा, वो नाम फिर से बोलो। कई दिनों में वो पहली बार बोले थे, राम शुक्ला। राम? उन्होंने दोहराया और नगीना ने अपने 90 वर्ष के दादाजी को पहली बार रोते देखा, क्योंकि उसके दादाजी अब और कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए उसने अपने ताऊजी से इस बारे में पूछा और अंततः उसे पूरी कहानी पता चल गई। 35 साल पहले कांति प्रसाद दुबे भभुआ नाम के गांव के एक स्कूल के प्रधानाचार्य बनाए गए थे। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था और वे उनसे महीने में केवल एक ही बार मिल पाते थे, पर वे अनुशासित थे और अपने काम से प्यार करते थे। एक बार स्कूल में उनके दफ्तर में राम शुक्ला नाम का एक प्रखर बुद्धि वाला छात्र दुखी चेहरे लिए आया। उसके माता पिता ने उसे बताया था कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे उसके स्कूल और हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। कांति ने समस्या पर विचार किया और एक समाधान निकाला। उन्होंने राम को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया और स्कूल की फीस अपने वेतन से भर दी। राम का तो जैसे सपना ही सच हो गया। उसने न केवल स्कूल में अपने शिक्षकों से सीखा, बल्कि घर पर अपने प्रधानाचार्य से भी सीखा। वो कृतज्ञता दिखाते हुए घर के व अपने प्रधानाचार्य के छोटे मोटे काम भी कर देता था
और उधर रामकांति के परिवार की कमी को पूरा कर देता था। कुछ ही वर्षों में शिक्षक और छात्र के बीच गहरा नाता जुड़ गया था और जब राम ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की तब वो अपने शिक्षक को धन्यवाद कहकर चला गया। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 35 साल बाद पहली बार शिक्षक और छात्र ने एक दूसरे के बारे में नगीना के माध्यम से सुना था। जब उसके ताऊजी ने कहानी खत्म की तो उसे समझ आया कि उसने इस मार्मिक चक्र में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसने राम शुक्ला और उसके दादाजी के मिलन का कार्य किया था। आज मृत्यु शैया पर लेटे उसके दादाजी ने एक ऐसी कहानी सुनी जिससे उनके मन को शांति मिली कि उनका प्रिय छात्र उन्हें भूला नहीं था। कांति दुबे हल्के से मुस्कुराए और सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, इस बात से संतुष्ट के आपका किया हुआ आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। ट्रेन। मैं भीड़ भाड़ वाले पुणे रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपनी 20 वर्षीय बेटी रिजू का मुंबई से आने का इंतजार कर रहा था। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। इस समय पूरा पुणे शहर स्टेशन पर ही क्यों आ गया था? तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं था, पर इतनी भीड़ देखकर मुझे पुणे स्टेशन कुंभ मेला जैसा लग रहा था। मौसम भी अच्छा नहीं था। ये उमस का जुलाई वाला महीना था और बारिश भी हल्की फुल्की ही हो रही थी। रिजू हैदराबाद में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही थी और प्रशिक्षण के लिए मुंबई आई हुई थी, क्योंकि वो घर के काफी करीब थी और उसका अभी पहला ही हफ्ता था, इसलिए वो छुट्टी में घर आ गई। हम डेक्कन क्वीन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं और मेरे पति शेखर अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं थे। ये ट्रेन भरोसेमंद मानी जाती थी और कभी कभार ही लेट होती थी, पर जब उसके आने का ठीक समय होने पर भी वो नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। रिजू का फोन भी बिजी आ रहा था। मैंने शेखर से कहा, तुम पूछताछ काउंटर पर जाकर क्यों नहीं पता करते? हो सकता है ट्रेन आज प्लेटफॉर्म 1 पर ना आ रही हो। मैं निकास द्वार पर इंतजार करती हूँ। जब शेखर गया हुआ था तब मैंने असफलता के साथ कई बार रिजू को फोन लगाने की कोशिश की। 1000वीं बार कोशिश करते समय अचानक से मेरा फोन बजने लगा। मैंने हड़बड़ी से फोन को अपने कान पर से हटाया। स्क्रीन पर किसी अनजान कॉलर का नंबर था। मैंने स्टेशन की आवाज को कटते हुए फोन उठाया। वो रिजू का था। मेरा फोन बंद हो गया है क्योंकि आज मुझे उसे चार्ज करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मैंने एक साथी यात्री का फोन मांगा है। माँ, हमारी ट्रेन बाढ़ की वजह से फुगेवादी नामक स्टेशन पर रोक दी गई है और हमें ट्रेन से उतरने के लिए कहा गया है। मैं क्या करूं? ट्रेन खाली हो रही है। जो परिवार मेरे साथ यात्रा कर रहा था वो पास ही बने एक कैंप पे चला गया है। क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? मैंने जल्दी से सोचा, ये लोग कौन हैं? क्या उनके साथ जाना सुरक्षित है? हम उसके साथ दोबारा कैसे बात करेंगे जबकि उसका फोन काम नहीं कर रहा है? नहीं, ट्रेन में ही रुको, मैंने कहा, पर उसने मुझे बीच में ही टोका। पर सभी लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, इसलिए अकेले ट्रेन में रुकना सुरक्षित नहीं होगा। मुझे उसकी बात समझ आई। ठीक है, तुम सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित रहोगे। फुगेवादी के बस स्टैंड पर जाओ। हम उसको ढूंढते हुए जितनी जल्दी आ सकते हैं आएंगे। तुम वहां से कहीं जाना मत, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मैंने उसे फोन कटने से पहले चिताया। शेखर बातचीत के अंत पर पहुंचा था। मैंने उसे पूरी बात बताई। उसे भी पूछताछ काउंटर से यही बात पता चली थी, लेकिन ट्रेन की सटीक जगह की जानकारी भी मिल गई थी। हम पुणे में नए थे और इसलिए हमें फुगेवादी या डेक्कन क्वीन और या अपनी बेटी की कोई जानकारी नहीं थी। उस भीड़, गीले मिट्टी और फिसलन भरी जगह पर जितनी तेजी से बाहर निकल सकते थे निकल गए। हम कार तक पहुंचे, अंदर बैठे और चैन की सांस ली। शेखर ने जल्दी से गाड़ी को स्टेशन से बाहर भीड़ से भरी सड़क पर निकाल लिया। बारिश अभी भी हो रही थी। गाड़ी में पड़े व तेज वाइपर होने के बावजूद अंधेरे में सड़क कम ही दिख रही थी। स्टेशन के शोर से दूर मैंने वीरानी सड़कों का आभास किया। कौन इस समय ऐसी सड़कों पर चलता होगा? वैसे तो शेखर गाड़ी धीरे ही चलाते थे, पर आज हम दोनों के चिंतित होने की वजह से वे हमारी मारुति 800 को काफी तेज चला रहे थे। सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी और बारिश की वजह से काफी गड्ढे हो चुके थे। ये बहुत ही खराब सफर था, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा था। हम एक जगह पर रास्ता पूछने के लिए रुके। हमें संक्षिप्त में रास्ता बताया गया और हम यूनिवर्सिटी के लिए आगे बढ़ गए। काफी देर हो चुकी थी और क्योंकि मैं अभी दिल्ली से आई थी,
इसलिए मुझे जवान अकेली लड़की की चिंता ज्यादा हो रही थी। अपहरण, हत्या और बलात्कार जैसी बातों की तरफ दौड़ते मन को मैंने समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार हम पुणे में थे, जहां हालात दिल्ली जैसे नहीं थे। मैंने शांति को तोड़ते हुए पूछा, उस आदमी ने कहा था कि हमें इस सड़क पर सीधे जाना होगा, क्या हम ऐसा कर चुके हैं? नहीं, अभी नहीं, मेरे पति ने मुझे जवाब दिया और फिर शांत हो गए। मुझे रिजू पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी लापरवाह क्यों है? उसे अपना फोन को चार्ज करने की भी चिंता नहीं। फोन होने का क्या मतलब? अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब उसकी जरूरत पड़े, आपदा आने से पहले कभी भी बताती नहीं है कि वो आने वाली है। जब मैं उससे मिलूंगी तब उसे बहुत डांटूंगी। कितनी लापरवाह लड़की है। लेकिन मैं दिल ही दिल में प्रार्थना भी किए जा रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। वो कहाँ है? उसके आसपास क्या हो रहा है? जब हमने एक पुल को पार कर लिया तब मैंने महसूस किया कि जो दिशा और स्थान हमें बताए गए थे वो उनसे मेल नहीं खाते थे जो हम देख रहे थे। मैं शेखर की तरफ मुड़ी और पूछा, उस आदमी ने कहा था कि हमको दाएं जाने पर एक सड़क मिलेगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सड़क नहीं दिख रही। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अत्यधिक चिंतित होने के कारण शेखर ने मुझसे हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी यही सोच रहा था। उसने कहा, रास्ते में बहुत ही कम लोग आ जा रहे थे। हमें यकीन हो गया था कि हम गलत सड़क पर हैं, पर अब क्या कर सकते थे। फिर हमने दो जवान आदमियों को हमारी दिशा में तेज गति से आते हुए देखा। हमने रुककर उनसे फिर से दिशा पूछी। एक बोला, ओह, आप तो गलत सड़क पर आ गए हैं। यहाँ से पीछे मुड़ जाइए और पुल को पार करके मूल नदी के दूसरी तरफ जाइए। फिर आप ब्रेमन चौक तक वापस जाइए और वहां से दाई ओर जाने वाली सड़क पर जाइए। हे भगवान, वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी और अब हमें फिर से बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सही सड़क पर जाने के लिए मैंने आशा से पूछा, क्या कोई छोटा रास्ता नहीं? उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः हम उन्हें धन्यवाद देकर पीछे वापस मुड़कर ब्रेमन चौक की ओर जाने लगे। अपनी घड़ी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। काफी समय बाद हम उस चौक पर पहुंचे और दाई तरफ जाने वाली सड़क पर चले गए। अचानक हमें अपनी कार की रोशनी में एक चिन्ह दिखाई दिया जिस पर लिखा था फुगेवादी, लेकिन वहां पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं दिख रही थी और न ही कोई आदमी दिख रहा था जिससे कि हम बस स्टैंड तक का रास्ता पूछ सके। हालांकि हमने एक समूह को एक धीमी रोशनी के नीचे खड़े देखा। वो सड़क के दूसरी तरफ पर थोड़ा दूर था। वहां कुछ आदमी और कुछ औरतें थी और मैंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये वही है। वो वहां एक छाते के नीचे 3-4 लड़कों से घिरी हुई खड़ी थी। वो जितनी कमजोर दिखाई दे रही थी, वे उदंड लड़के उसे चिढ़ाने के लिए अथवा परेशान करने के लिए या उससे भी बुरा कुछ करने के लिए वहां मंडरा रहे थे। रोड की दूसरी तरफ झोपड़पट्टी थी। साफ पता चल रहा था कि ये लड़के वहीं के रहने वाले थे और मैं ही थी जो उसे ऐसी जगह पर इंतजार करने के लिए जोर दे रही थी। वो अभी तक जिंदा थी और किसी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था अभी तक। हमने जल्दी से गाड़ी घुमाई और आवाज करते हुए उसके पास लाकर रोक दी। अब तो लड़के वहां से चले ही जाएंगे, मैंने सोचा, परंतु जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। तब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब रिजू ने मुड़कर छाता उनमें से एक लड़के को पकड़ाया, मुस्कुराई और उससे कुछ कहा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वो उनसे क्यों बातें कर रही है? क्या वो नहीं जानती कि इससे उन्हें बढ़ावा ही मिलेगा? मैंने जल्दी से दरवाजा उसके लिए खोला ताकि वो सुरक्षित स्थान पर आ जाए। वो गाड़ी में बैठ गई और मैंने चैन की सांस ली। घर वापस जाते समय अब काफी धीरे चलते हुए, क्योंकि हमारी कीमती बेटी हमारे साथ सुरक्षित थी। हमने रिजू से उसके व्यवहार के बारे में पूछा। उसने कहा, जब मैं बस स्टॉप पहुंची तब मैंने पाया वो केवल पूर्व आग्रह वाला स्टॉप था। यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने वहां खड़े होकर काफी देर इंतजार किया। तब ये लड़के मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। मैंने उन्हें वजह बताई। तब उनमें से एक ने कहा, तुम मेरे घर चलकर क्यों नहीं इंतजार करती और मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम वहां ज्यादा सुरक्षित रहोगी और आराम में भी। मैंने मना कर दिया और कहा, अगर मेरे माता पिता तुम्हें कैसे पहचानेंगे? मुझे यहाँ बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करनी होगी। तब उसने मुझे अपना छाता दिया और कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसे अकेले इंतजार करना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यही वजह थी कि वे मेरे साथ खड़े हुए थे जब तक आप लोग नहीं आए। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्म आई।
मैं यहाँ उन झोंपड़ पट्टी वाले लड़कों के बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वे बारिश में मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए खड़े थे। मैं कितनी गलत थी। मेरा निर्णय उनकी बाहरी आकृति पर आधारित था। मुझे खुशी है कि उस दिन उन लड़कों ने मेरी सोच को बदल दिया था और मेरे अविश्वास को मानव जाति की शालीनता के विश्वास में बदल दिया था। तेजू काका। सर्दियां चल रही थी और तेजू काका को मावे की बर्फी बनाकर खाने की इच्छा हो रही थी। तेजू काका ने सोचा कि मावा तो घर पर ही बनाऊंगा और उसके लिए तो दूध शुद्ध होना चाहिए और ऐसा दूध तो सिर्फ सोनपुर गांव में ही मिलेगा। तो तेजू काका ने अपने पड़ोसी नाटा नत्थू को आवाज लगाई। बोले, अरे ओ नाटा, इधर आ, मुझे मावे की बर्फी बनानी है, दूध लेने के लिए सोनपुर जाना है। नाटा नत्थू छोटे छोटे कदमों से दौड़ता हुआ आया और बोला, तेजू काका, दूध लेने के लिए सोनपुर जाने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ क्या दूध की कमी है? तेजू काका ने उसके कान पकड़े और बोला, तुझे क्या पता सोनपुर गांव का दूध कितना खास है। शुद्ध मिठाई खानी है मैंने, इसलिए हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। नाटा नत्थू बोला, ऐसा क्या खास है वहां? तेजू काका ने कहा, अरे तूने सोनपुर गांव की कहानी नहीं सुनी? सुनी तो क्या खाक सुनी? नाटा नत्थू अपना सिर खुजलाते हुए बोला, काका मुझे तो किसी बात का नहीं पता, मुझे भी कहानी सुना दो। तेजू काका बोले, एक ही शर्त पर सुनाऊंगा, तू मेरे साथ दूध लेने चल, सारा दूध तू ही उठा कर लाएगा। नाटा नत्थू बोला, हाँ हाँ, भला मेरे होते हुए आपको थोड़ी ना दूध उठाने दूंगा, चलो चलते हैं। तो दोनों अपनी साइकिल पर निकल पड़ते हैं और तभी तेजू काका कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो सुन नत्थू, ये कहानी है सोनपुर की। सोनपुर गांव में सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। गांव में रहने वाला रामचरण काफी ईमानदार और हंसमुख स्वभाव का था। उनका एक बेटा था महेश, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। वो फोन पर अपने बेटे से बातें करते थे। पूरे गांव में रामचरण के यहां से सबके घरों में दूध जाता था। लोग प्यार से उन्हें रामू काका कहते थे। उसके पास 8 गायें थी, जिनको वो अपने घर के पीछे बाड़े में रखते थे। वो गायों की काफी देखभाल करता था। वो दूध में कोई मिलावट नहीं करता था। लोगों के घरों में रामू काका एक बड़े टैंकर में सबको दूध देकर आते थे। इससे अच्छी कमाई हो जाती थी। सुबह अपना दूध बेचने का काम पूरा करके वे दिन में गांव के किसी न किसी दुकान पर या दोस्तों के घर बैठकर बातें करते समय बिताते थे। एक शाम को रामू काका चाय वाले बिरजू के पास बैठे थे। रामू काका से बिरजू ने मजाक करने की सोची और बोला, काका क्या बात है, आज सुबह दूध में एक अजीब सा स्वाद था, कुछ मिलाए थे का? रामू काका बोले हंसते हुए, अरे क्या बताए बिरजू, सुबह बिजली थी नहीं, अंधेरे में पता लगा नहीं तो गलती से गाय की जगह बैल को दुहा लिए, तो स्वाद में तो असर पड़ना ही था। हा हा, बिरजू बोला हैरानी से देखते हुए, सच कह रहे हो काका? रामू काका बोले हंसते हुए, ना ना, मजाक भी नहीं कर सकते क्या आप? एक दिन गांव में कोई नया आदमी दूध का एक टैंकर लेकर आया और बोला, एकदम असली शुद्ध दूध, वो भी कम पैसों में, आइए और जल्दी ले जाइए। लेकिन किसी ने भी उससे दूध नहीं लिया। उसे गुस्सा आया। परेशान होकर उसने अपना टैंकर रोका और बिरजू के पास रुककर चाय पीने लगा। बिरजू ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो आदमी बोला, शांताराम। बिरजू हंसते हुए, हाँ हाँ, नाम शांताराम है, तो इतने अशांत क्यों हो भाई? शांताराम, मैं यहां दूध बेचकर पैसे कमाने आया था, मगर एक घर ने भी दूध नहीं लिया। यहां सब रामू काका से ही दूध लेते हैं, एकदम ताजा, शुद्ध और स्वादिष्ट। यहां तुम्हारा काम नहीं बनेगा भाई, किसी और गांव में जाकर बेचो। शांताराम गुस्से में आकर वहां से अपना टैंकर लेकर चला जाता है। फिर वो 4 दिन तक लगातार दूध का टैंकर लेकर बेचने आता है, लेकिन कोई उससे दूध नहीं लेता और साथ के साथ घूमता हुआ वो रामू काका पर और उसके घर पर नजर रखता है। निराश होकर गुस्से से वापस लौट जाता है। 5वें दिन वो आधी रात में एक ट्रक लेकर गांव में आया। तब सारे लोग सो रहे थे। वो रामू काका के घर के पीछे बाड़े में गया और सारी गायों को ट्रक में डालकर चोरी करके गांव से बहुत दूर किसी जगह पर ले गया और रामू काका का टैंकर के शीशे तोड़कर टायर की हवा निकाल दी। सुबह होते ही रामू काका उठे और देखा कि गाय नहीं थी।
तब वे परेशान होकर रोने लगे कि किसी ने मेरी गाय और टैंकर चोरी कर ली। सभी लोग इकट्ठा हो गए, यहां वहां खेतों में ढूंढा मगर कुछ नहीं मिला। रामू काका मायूस होकर बैठ गए। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। दूध न मिलने की वजह से पूरा गांव परेशान था। बच्चे भूख से रो रहे थे। इतने में शांताराम दूध का टैंकर लाया और बोला, एकदम असली शुद्ध दूध, वो भी कम पैसों में, आइए। और सब लोगों को उससे दूध लेना पड़ा। वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर लाया था। उसका दूध गंदा था। दूध पीने के बाद लोग आपस में उसके दूध की बुराई करते थे, मगर उससे मिलावटी दूध लेने के सिवा कोई भी चारा न था। ऐसे कुछ दिन बीतते गए। रामू काका की परेशानी का कोई उपाय नहीं निकला। एक शाम रामू काका के बेटे महेश ने उन्हें फोन किया। फोन उठाते ही रामू काका बोले, हाँ बेटे, कैसे हो? महेश बोला, ठीक हूं पिताजी, आप बताइए कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? इतना कहते ही रामू काका जोर जोर से रोने लगे। महेश घबरा कर बोला, क्या हुआ पिताजी, बताइए। तब रामू काका ने गाय और टैंकर चोरी होने की सारी बात बता दी। महेश ने कहा, मैं कल सुबह ही गांव आऊंगा, फिर करते हैं बात। अगले दिन सुबह ही महेश अपने स्कूटर पर शहर से गांव आने को चल पड़ा। रास्ते में उसने किसी खेत के पास कुछ गायों को चरते हुए देखा। उसने पहचान लिया कि वे गायें उसके पिताजी की हैं। तब वो उन गायों के पास जाने लगा। तभी वहां शांताराम आ गया और बोला, हाँ भाई, क्या बात है? महेश बोला, कुछ नहीं, ये गायें देख रहा हूं, काफी अच्छी दिख रही है। शांताराम उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो मेरी गायें हैं, अच्छी हैं तो अच्छी ही दिखेंगी, कहीं चोरी करने का तो नहीं सोच रहे तुम? महेश, नहीं नहीं, मैं चोर थोड़े ना हूं, मैं तो बस इन्हें खरीदने की सोच रहा हूं। शांताराम बोला, फिर बढ़िया है, चोरी करना पाप होता है, मुझे तो सख्त नफरत है चोरों से, कहीं कोई चोर मिल जाए तो मैं तो उसका टकला फोड़ दूं। महेश ने पूछा, आप बताओ कितने में बेचेंगे इन गायों को? शांताराम मन में सोच रहा था कि मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, आजकल तो दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, मिलावटी दूध का काम भी चल गया और मुफ्त की गायें भी इस मूर्ख को बेचकर तगड़े पैसे कमा लूंगा। इन 8 गायों के मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा। महेश ने कहा, इतने ज्यादा? कुछ तो कम करो भाई। शांताराम बोला, देखो मैंने इन गायों की बहुत देखभाल की है, चलो फिर भी कम कर देता हूं, 1,30,000 से कम 1 रुपया भी नहीं लूंगा, लेनी है तो ठीक, नहीं तो चलते बनो। महेश बोला, ठीक है दे दो, मगर मेरी एक शर्त है कि यहां से आगे मेरा गांव है, मेरे घर तक तुम इन गायों को छोड़कर आओगे, वहां मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। शांताराम बोला, ठीक है, मुझे इसी रास्ते गांव में दूध बेचने जाना है, मैं दूध का टैंकर लेकर चलूंगा और तुमको मैं एक ट्रक में ये सारी गायें चढ़ाकर दे देता हूं और तुम्हारा स्कूटर भी ट्रक में रख लो, तुम ट्रक चला लेना। इस तरह दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में शांताराम बोला, तुम रुको यहां थोड़ी देर, मैं आता हूं। वो टैंकर लेकर एक कच्चे रास्ते पर चला जाता है। महेश छुपकर उसके पीछे जाता है और देखता है कि रास्ते में एक नल के पास रोककर शांताराम टैंकर के दूध में बहुत सारा पानी भर लेता है। शांताराम वापस आया और दोनों चल पड़ते हैं। सोनपुर गांव पहुंचकर शांताराम ने कहा, तुम कुछ देर रुको, मैं दूध बेचकर आता हूं। तब तक महेश सभी गायों को अपने घर पर बाड़े में छोड़ आता है और कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बता देता है और शांताराम को रोककर उसके टैंकर का सारा दूध गिरा देते हैं। पीछे महेश, रामू काका और कुछ लोग डंडे लेकर खड़े होते हैं। वो वापस मुड़कर भागने लगता है तो दूसरी तरफ भी कुछ लोग खड़े थे। तब महेश बोला, दूध नहीं पानी बेचता है तू? क्या बोला था? खुद चोर है और नफरत करता है तू चोरों से। ईमानदारी तो देखो इस चोर की, टकला फोड़ेगा तू चोर का, चल अब हम फोड़ते हैं तेरा टकला। इतने में चोर की पूरी पिटाई करके उसे भगा देते हैं। अब रामू काका फिर से टैंकर पर दूध बेचने लगे। तेजू काका बोले, लो आ गया सोनपुर। उन्होंने रामू काका से 10 किलो दूध लिया और चल पड़े वापस अपने गांव की ओर। नूरा मटकी उतारकर आग जलाई और दूध का पतीला चूल्हे पर रख दिया। ठंडे हाथों को सेकते हुए सामने नजर पड़ी ढेर का ढेर सुबह के झूठे बर्तन वैसे ही पड़े हुए। बड़ा गुस्सा आया। मुइया बुढ़िया इतना भी नहीं कर सकती। सारा दिन पशुओं को चाकरी, गोबर उठाओ, घास डालो, पानी पिलाओ, इनके पीछे पीछे
दौड़ो कहीं ऊंचाई से गिर न पड़े। फिर शाम को घर आकर ये स्यापा। दुछत्ती के दूसरे कोने में सुरमे की पत्नी मुन्नू को सोच थी करा रही। पूछती है, मेरी सासू माँ कहाँ जावड़ो? शोड़ाशित तो मक्खन सी आयो, कहती मेरी औरत सख्त बीमार हो गई। बूबी जरूर चलना, उन्हें तो नहीं पर मक्खन था कहता। नूरा को कहीं देड़ो आज बूबी का वापस आनो मुश्किल, सुरमे की पत्नी ने बताया। नूरा ने बर्तन परात में डाले और चश्मे के किनारे धोने लग पड़ी। अभी कासम मुड़कर नहीं आया। सुबह ही वो भद्रवाह अनाज लेने गया था। बोल गया था कल दोपहर तक वापस लौटूंगा। उसका क्या विश्वास, कहीं फिर भले न पहुंच गया हो। कहता है मियाँ के साथ दोस्ती है, पर वहां नक कटी वो शीना जो है मीठी मीठी बातें कर रहा होगा। पिछली बार जो आया तो बताने लगा बड़ी अच्छी है मियाँ की लड़की। बोल रही थी अगली बार भवस को भी ले आना। मरी ननद बेशरम। जोर के साथ पतीला जो फेंका तो वो उड़कर नाले खट पे जाकर पड़ा। पकड़ने तो दौड़ी पर सिल्वर का पतीला कहाँ हाथ आता, गेंद सा बह गया। नीचे बहुत बड़ा पानी का ताल था, उसका पता न लगा। वो हाँप कर दम लेने बैठी। सामने दपड़े में खड़ी भैंसे सिर ऊंचा उठाकर उसका तमाशा देखती प्रतीत हुई। दूर खराव के झुरमुट से निकलते दो गुजर और गुजरी दिखाई दिए। सिर पर थैलियां, हाथों में डंडे। कहीं कासम और शीना तो नहीं। उसके भीतर आग भड़क उठी, पर नजदीक आए तो पता चला ये थे गुल्लू की मंडी के हुसैना और प्यारी। ये भी भद्रभाव को अनाज लेने गए थे। पूछा, वो नहीं देखे? मिले, हमारे साथ ही आए, पर माल भभरी ठहर गए। कहाँ बहन के पास जाना है, भलके कल घर पहुंचेंगे। नूरा के मन में कुछ हो गया। ये बहन के घर नहीं गया, ये फिर भलेस पहुंच गया। न मुआ मुझे छोड़ता है न उसे ले आ रहा है। जल्दी जल्दी बर्तन परात में इकट्ठा कर वो अंदर चली गई। दूध पतीले के उफान उफान छस छस कर आग में पड़ रहा था। लकड़ियों का धुआं चारों तरफ कोठे में फैल गया। उसने इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया और फिर बाहर निकल आई। सूरज घिर आया था, पर उसकी लाली सामने के स्याह बही के घने जंगल के ऊपर काले बादलों में उलझकर रंग बिरंगी मूरत थी बन रही। घाटी की हरियाली थी इसके अक्स के प्रभाव से बच नहीं पाई थी, पर नूरा को यह सब देखने का समय नहीं था। वो मशीन के समान गई और भैंस के बच्चों को पकड़कर अंदर खूंटे के साथ बांध दिया। फिर भैंस को नीचे देवदार के जंगल की ओर खदेड़ दिया। साथ के डेरे वाली फकरा ने उसकी भारी भारी आंखों और उतावलेपन को देखकर पूछा, क्या बात है बहन, आज तुम क्यों उड़ू? कासिम उड़ा नहीं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कोठे के अंदर घुस गई। सुरमे की पत्नी तवे पर मकई की रोटी बना रही थी। नूराज, तू अकेली है, 2 रोटियां मेरे पास ही खा लेती। उसने ये भी नहीं सुना। सलारा एक तरफ फेंका, रस्सी पर खिंद फेंकी, कंबल सिर पर ओढ़ा और सो गई। आग बुझ गई थी। उसका ध्यान कासम से हटकर बीते हुए दिनों पर गया। 5 वर्ष की थी तो कुड़माई कर दी, 10 की थी तो मां मर गई, कोई 12 की थी तो एक बार मामा के खुंडी मरल थी गई हुई। वहां यूनुस से मुलाकात हो गई। यूसुफ कितना प्यारा और सुंदर है। हम इकट्ठे भैंस लेकर ऊपर जंगल जाते थे। बारी बारी से हमने उनके थनों से दूध की धारे बौछारे एक दूसरे के मुंह में छोड़ते थे। ऊपर सप्पा चोलू जाकर उतराई से घिसटते आने का मजा लेते, फिर नीचे आकर एक दूसरे को पकड़ते। एक बार चांदनी रात में आंख बिचौली खेलते खेलते श्यावला के किनारे पहुंच गए। उसने मुझे छाती से लगाकर कहा, नूरा, तेरे नाल बड़ा प्यार हो गयो, तबे मेरा साथ तो छोड़ना नहीं। खा दूध की कसम। मैं क्या कहती, हामी भर दी। एक बार मैदानों को जाते हुए हमारे ढेर दोनेरा इकट्ठे हो गए। मैं लकड़ियां लाने गई थी। यहाँ यूसुफ भी आ पहुंचा। मुझे वहां से पकड़कर बोलने लगा, नूरा, मैं अब तेरे बगैर नहीं रह सकता। बोल, करनी मेरे साथ निकाह। मैं क्या जवाब देती, छाती से लगकर रोने लग पड़ी। छोटी सलीमा ये सब कुछ देख रही थी। आते ही बापू के कानों में फूंक मार दी। फिर क्या था, रात मेरे पर डंडा बरसा। बापू फटकारने लगा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देनी। मैंने समधी जी को दूध पिलाया है, ये दूध का रिश्ता भी कभी टूटता है। मैं रोई और मन मन से बोली, बापू, तूने समधी को दूध पिलाया, पर मैंने तो आप यूसुफ के मुंह में दूध की धाराएं डाली हैं।
और कसम उठाई है, पर हमारे कौन सुनता। जहां कुलाड़ी पहुंचते ही मेरा निकाह कासम से कर दिया। अलावा अब भी दहक रहा था। बड़ा रमजान हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और दूसरे कोने में छत पर मूसा और उसकी घरवाली फुसर फुसर कर रहे थे। गोबर की थप जो हुई तो उसे उस बाबू की याद आई जो एक बार आकर उस डेरे पर ठहरा था। पहले तो वो बड़ा मुंह दबाए और नाक उठाए, पर एक बार जो आया तो आने ही लग पड़ा। कभी बोलता जंगल का ठेका लिया है, कभी बोलता माल ले जाना है। मामूली सा मक्खन लेता और 5 रुपए देने लगता। हम कोई रुपयों के भूखे थे। मेरी ओर से तो ये देखता जैसे कोई खाने की चीज थी। भला वो मुझे क्या समझता था। फिर ख्याल आया उस मौलवी का, पता नहीं कहां से आ टपका था। बोलता था लखनऊ है घर। यहाँ जो आया तो डेरा ही डाल बैठा। कोई 20 दिन रहा होगा। बड़ी माखून खीर उड़ाई, 5 बार नमाज पढ़ता, अमरियों और चुड्ढियों को बैठाकर जोर जोर से पढ़ाता। मुसलमान ही सबसे पाक इंसान है। इस्लाम और शरीयत के उसूलों पर चलकर ही बहिश्ता हासिल हो सकती है। फिर मेरी तरफ देखता कि मैं सुन रही हूं कि नहीं। मुआ भक्त एक दफा चश्मे पर रोक बैठा और दिल पर हाथ रखकर बुड़बुड़ाने लगा, हमारा भी ख्याल करो जी, हम तो मोहब्बत में जले जा रहे हैं और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। मैं वहां भाग खड़ी हुई, पर उबाल नहीं थमा। लाठी लिए फिर जा खड़ी हुई। हाँ अब बता मौलवी, तुझे क्या तकलीफ है। वो डर कर जो भागा फिर मुड़कर नहीं आया। बाहर कुत्ते जोर से भौंकने लगे। सोचा कहीं कासम तो नहीं मुड़ाया। कासम पर उसे अब रहम आने लगा। कितना दब्बू है ये, कभी शीना के पीछे भागता है, कभी सकीना के पीछे। 4 वर्ष विवाह हुए हो गए, मेरा प्यार नहीं पा सका। उठकर देखने बाहर आ गई। चारों ओर चांदनी टहक रही थी। ऊपर दूर चोटियों पर बर्फ थी चमक रही। सामने भुर्ज पात्रों का जंगल, ऐसे लगे जो सफेद और हरी वादियां पहने फौजी खड़े हों। नाले की छरड़ छरड़ और हवा की साए साए गीतों को आनंद भी दे रही थी। दबड़े में भैंसे जुगाली कर रही थी। घोड़े सिर झुकाए खड़े थे। गमगुल की ये सुंदर घाटी आज के दिन और ज्यादा प्यारी लग रही थी। कुत्ते भौंकते जा रहे थे। उसने देखा एक सफेद भालू सामने सरयू के जंगल से निकलता और नीचे खुरन की ओर जाने लगा। वो डरकर अंदर छत पर आ सोई। भालू एक बार पहले भी मिला था, पर उस दिन यूसुफ साथ था। वो पत्थर के वन में लकड़ियां थी बांध रही। यूसुफ घास काट रहा था। बांधते बांधते नजर ऊपर जो गई तो यमदूत काला भालू, अंगारे जैसी दहकती आंखों वाला, एकदम मुंह से चीख निकल गई। यूसुफ सुनकर जो दौड़ा तो भालू झड़पा उसके ऊपर। फिर क्या था, आधा घंटा जफा भिड़ंत जारी रही। यूसुफ के सिर पैर तो छिल गए, पर पता तभी लगा जब धड़ाम से भालू ठेले जैसे नाले खडलू के बीच। कहा यूसुफ जो रीस से लड़ा, कहा कासम जो कीदड़ से डरता। क्या ही अच्छा होता अगर कासम की जगह यूसुफ होता। यूसुफ के साथ उसने इकट्ठा होने के लिए कितने पापड़ नहीं बेले। एक बार भागकर मीरथल पहुंच गए। वहां चौधरी मलुक सिंह के घर छुपाया। 6 दिन तक वहां रही, पर चौधरी का लड़का शेरा उधर भी पीछे पड़ा। एक दिन शाम जंगल पानी गई थी। गई झाड़ियों के झुरमुट से निकलकर आ खड़ा हुआ और मुझे गले लगा लिया। मैंने बाहें जो मरोड़ी तो चीखने लगा, माफ करना बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो चौधरी का छोकरा था, नहीं तो उसका और वही मोर बना देती। हमारे भागने का बड़ा फसाद पड़ा। दोनों ओर की बिरादरियां इकट्ठी हुई। यूसुफ ने कासम की 20 भैंसों का मामला देना भी स्वीकार किया, पर कासम के अब्बा ने एक न मानी। मुझे फिर इस दहलीज के अंदर सड़ना पड़ा। उसे कासम पर गुस्सा आने लगा। अब जो जगह जगह धूल खा रहा है, मुआ पहले सोच लेता नूरा कभी भी उसकी नहीं होने वाली। सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सपने में उसने सुना बाहर यूसुफ आवाजें दे रहा है। बाहर आई तो यूसुफ बाह पकड़कर बोला चल। दोनों ही जंगल चोटियां घट्टे लांगते हुए रावी के किनारे पहुंच गए। दोनों खुश थे। रावी के पार अब हम बसोली घुस जाएंगे, फिर किसी का क्या डर। दरिया पर लकड़ियों से बनी पुलिया कुछ कमजोर प्रतीत हुई। यूसुफ बोला तू रुक, मैं पार कर जांचता हूँ। वो अभी आधे हिस्से में ही पहुंचा था, पीछे से शोर हल्ला मचा। दौड़ो दौड़ो, वे जा रहे हैं। यूसुफ वापस नूरा की ओर दौड़ा और नूरा यूसुफ की ओर। लकड़ियों से बनी पुलिया
तड़ाक से टूट गई दोनों रावी के बीच। नूरा ने जोर की चीख मारी। डेरे के सब गुजर उठ खड़े हुए। नूरा बेहोश थी, जिस्म पसीने से नहा उठा था, दांत खड़ी चढ़ गई थी। पीपल की परी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बेटे थे और 2 बेटियां। उसकी पत्नी का नाम पार्वती था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी स्त्री थी। उस व्यक्ति के बड़े बेटे का नाम अशोक, छोटे बेटे का नाम अरुण और सबसे छोटे बेटे का नाम बंटू था। बड़ी बेटी का नाम सरोज और छोटी का मोनिका था। उसके 5 बच्चे बड़ी अच्छे आदत के थे। उसकी दोनों बेटियां सुंदर होने के बाद भी स्वभाव की बड़ी विनम्र और सुशील थी। तीनों बेटे भी सुंदर होने के साथ विनम्र स्वभाव के थे। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। एक दिन गोपाल की छुट्टी थी। वो उस रोज काम पर नहीं गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्चों से बोला, बच्चों, आज मेरे दिमाग में एक विचार आया है और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा विचार पिताजी? बच्चों, क्यों ना हम कहीं जाकर भगवान को याद करें। इस बहाने से हम घूम भी आएंगे और भगवान की पूजा भी करेंगे। सभी बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हो गए और उसकी बात को मान भी गए। उस समय गोपाल की पत्नी पूजा कर रही थी। उनके घर में ही एक मंदिर बना था। बच्चे मिलकर मां के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर पश्चात जब मां पूजा समाप्त करके बाहर निकली तो बच्चों ने उसे पूरी बात बताई। मां ने बच्चों की बात गौर से सुनी और राजी भी हो गई। फिर गोपाल का पूरा परिवार भगवान की पूजा करने के लिए किसी एकांत स्थल पर निकल पड़ा। वो लोग कोई ऐसी जगह देख रहे थे जहां कोई भी न हो, शांति हो, वहां बैठकर पूजा की जाए। अचानक उसके बड़े बेटे को सामने पीपल का एक बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ एकदम शांति थी। अशोक ने अपने पिता को वो जगह दिखाते हुए कहा, देखिए पिताजी, सामने एक पीपल का पेड़ है। देखिए, वहां चारों ओर शांति है। हम वहीं बैठकर पूजा करेंगे। उसके पिता ने ध्यानपूर्वक जब वो जगह देखी तो वाकई वहां की शांति बड़ी अजीब थी। वो मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं बेटे, चलो हम सब लोग वहीं बैठकर पूजा करेंगे। गोपाल का पूरा परिवार उसी पेड़ की तरफ चल दिया। पूजा करने का इससे ज्यादा अच्छा स्थान कोई दूसरा नहीं था। गोपाल ने अपने 2 बेटों से कहा, बेटे, तुम दोनों चादर निकालकर इस जगह बिछा लो। फिर वो अपने तीसरे बेटे से बोला, अशोक बेटा, तुम आसपास की सारी लकड़ियां चुन लो। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों से कहा, चलो तुम दोनों जल्दी से खाना बनाने का प्रबंध करो। सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने काम में लग गए थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। दोनों माता पिता अपने अपने बच्चों को इस प्रकार काम करके देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं। हमारे कहने पर हमारे सारे काम कितने खुश होकर करते हैं। कभी कोई किसी बात का विरोध नहीं करता। बंटू और अरुण अपने माता पिता के पास खड़े थे। चादर बिछाने के बाद वो माँ बाप के दूसरे भाई के इंतजार में खड़े थे। दोनों बेटियां भी खाना बनाने की प्रतीक्षा में थी। तभी बड़ा बेटा अशोक लकड़ियां इकट्ठी करके वहां ले आया। दोनों बेटियों ने खाना तैयार करके माता पिता के आगे रख दिया। सभी बच्चे बहुत खुश थे। माता पिता ने अपने बच्चों को पास बैठने का आदेश दिया। सभी बच्चे माता पिता के पास ही आकर बैठ गए। सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। फिर कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। सब लोगों ने मिलकर लगभग 3-4 घंटे तक पूजा की। पूजा के बाद उन लोगों ने बातें आरंभ करना शुरू कर दी। बातें करते करते उन्हें वहीं शाम होने लगी। एकाएक ही उनके सामने एक परी आकर खड़ी हो गई। उस परी ने सफेद पोशाक पहन रखी थी। सब लोग परी को देखकर चकित रह गए थे। वो उसे अपलक निहार रहे थे। गोपाल ने पूछा, आप कौन हो? परी ने कहा, मैं एक परी हूं। मैं इस पीपल के पेड़ पर रहती हूं। मैंने आज जो देखा उसे देखकर
मैं बहुत खुश हुई। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चे भी कितने आज्ञाकारी हैं। ये देखकर तो मैं बहुत खुश हुई कि आपने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। गोपाल और पार्वती ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और फिर अपने बच्चों को देखने लगे। परी ने कहा, मैं आप सबको एक वरदान देती हूँ। आप अपने मन में जिस बात का ख्याल लाएंगे या कुछ भी अच्छी बातें सोचेंगे, आपकी वो बात पूरी होगी। आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। आपके बच्चे अपने जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। परी की बातें सुनकर गोपाल का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। गोपाल ने कहा, देखो बच्चों, जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वे बच्चे हमेशा दुखी रहते हैं और साथ ही उनके माता पिता को दुखी रहना पड़ता है। माता पिता की बातें सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी सारी बातें कीमती थी। कुछ समय पश्चात ही गोपाल का परिवार अपने घर के लिए रवाना हो गया था। जब सब लोग अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह पर एक सोने का महल खड़ा हो गया है। महल के दरवाजों पर हीरे मोती जड़े हुए थे। वो सब लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वो समझ गए थे कि ये सब परी ने किया है। सभी लोगों ने खुशी खुशी महल के अंदर प्रवेश किया। जब उन्होंने महल के अंदर देखा तो वहां की हर चीज नई थी। हर चीज सुंदर होने के साथ साथ बड़ी कीमती थी। सभी चीजों में हीरे मोती जड़े थे। गोपाल के बच्चे ये सब देखकर माता पिता से पूछने लगे, बापूजी, किसका महल है? गोपाल ने कहा, पता नहीं बच्चों, ये जगह तो हमारी है, मगर ये महल किसका है? उसी समय वहां एक परी प्रकट हुई और बोली, ये महल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इतना बताने के बाद वो परी वहां से चली गई। अगले दिन गोपाल का दोस्त उसके घर पर आया। उसने गोपाल से महल के बारे में पूछा। गोपाल ने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। गोपाल के दोस्तों ने भी वैसा ही किया जैसा गोपाल ने किया था। गोपाल का मित्र अपनी पत्नी को बताकर दोनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। गोपाल का दोस्त अपने बच्चों से जिस काम के लिए कहता, वो एक दूसरे पर टालने लगते। जब किसी बच्चे ने काम को नहीं सुना तो सारे बच्चे आपस में लड़ने मरने लगे। अचानक वो परी वहां प्रकट हुई जो कि गोपाल से मिली थी। परी ने कहा, सुनो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ कहीं और जाकर बैठो। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अभिशाप दूंगी, जिंदगी भर पछताओगे। इतना सुनते ही वो लोग वहां से भाग गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरों को खुशहाल हो गया देखकर जो उसकी नकल करके खुशहाल होना चाहता है, उसकी हालत गोपाल के दोस्त जैसी ही होती है। जो पीपल की परी से धन चाहने गोपाल की नकल करते हुए गया था, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। परी ने उसे उल्टे अभिशाप देने की धमकी दी। यदि वे भाग न जाते तो परी के अभिशाप को भोगते। इसलिए अपने सद्गुणों पर सदा भरोसा रखो। किसी की देखा देखी वही काम अपनाने या पाने की लालसा मत करो। मिलन। मेरे पिता एक चिकित्सा व्यवसायी थे जो पश्चिमी बंगाल में रानीगंज की एक निजी कंपनी में काम करते थे। उस कंपनी के अफसरों को एक बड़े से परिसर में अपने अपने अलग अलग बंगले मिले हुए थे। हमारा घर परिसर के कोने में था। अफसरों का क्लब हमारे बगीचे की दीवार से सटा हुआ था। इसका अहाता ब्रिटिश राज की याद दिलाता, जिसमें ऊंची छत वाले कमरे और सामने सार्वजनिक ओसारा था। कंपाउंड भव और खूब हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूलों तथा शानदार पेड़ों से भरा हुआ था। रसोई का बगीचा और भव्य पेड़ों का समूह निरंतर बहुत सी प्रजातियों के पक्षी तथा गिलहरियों को आकर्षित करता था। लंगूरों के एक समूह ने करीब के एक पेड़ की खो में अपने रहने की जगह बना ली थी। वे हमारे अस्तित्व और दैनिक जीवन का आवश्यक अंग बन गए थे। मैंने गिलहरी को किसी
बेर या बादाम को निपुणता से कुशलता पूर्वक फोड़ते और छोटी सी सनबोर्ड को अथक प्रयास से घोंसला बनाते देख कभी भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। हमारे बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे ऊपर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाती हैं और ये घटनाएं निरंतर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एक ऐसी ही घटना शनिवार की एक दोपहर घटी जिसने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और मेरी आंखों के सामने भगवान की बनाई कृतियों का एक संपूर्ण नया आयाम सामने आया। ये पूजा की छुट्टियों के कुछ दिन थे। किसी और सामान्य बच्चे की तरह छुट्टियों के दिन मुझे ये मौका देते थे कि मैं अपनी मनपसंद कहानी की पुस्तकें और पत्रिकाएं जो विशेषकर छुट्टियों के दिनों में छपती थी उनका लुत्फ उठा सकूं। दोपहर के भोजन के बाद मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन दोपहर की नींद के लिए लेट गए और मैंने एक कहानी की पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। वो शांत दोपहर किसी रोमांचक कहानी को पढ़ने का बेहतरीन माहौल बना रही थी। उस निवरता को तोड़ने के काम के लिए मेरे परिवार के खर्राटे, गुड़िया के बोलने की आवाज, कौओं की कटु कांव कांव और ऊंचे आसमान में उड़ने वाले पतंगों की ध्वनि कर रही थी। समय बीत रहा था। मैं पूरी तरह पुस्तक में डूब गया था। अचानक मुझे सड़क पर कुत्तों के झुंडों की भयंकर भौंकने की आवाज आई। मैंने उस शोर को ये सोचकर नजरअंदाज करने की कोशिश की कि शायद उन कुत्तों ने एक असहाय सुअर को पकड़ लिया होगा, लेकिन जल्दी ही भौंकने की आवाज तेज और हिंसक होती गई तथा कौओं के झुंड का कोलाहल चेतावनी दे रहा था। ये आवाज करीब आती जा रही थी। जिज्ञासा से मैं उठा, पुस्तक को किनारे रखकर मैं देखने के लिए अहाते की तरफ भागा कि क्या हो रहा है। मैंने क्लब हाउस की छत के ऊपर एक भयानक नजारा देखा। एक नर लंगूर जो कि अपने समूह का नेता था, अपने हाथ में एक लंगूर के बच्चे को पकड़े हुआ था। वो उसे बेरहमी से काट रहा था, मानो जैसे वो उसे जान से मारना चाहता हो। इसी दौरान कुछ कुत्ते और गाय भी वहां जमा होकर शोर मचाने लगे। उस बच्चे की बेबस माँ और बाकी समूह के लंगूर आसपास की बिल्डिंग की छतों से बच्चे को मरते हुए देख रहे थे। ये सब देखकर मुझे खतरनाक पुरानी प्रथा याद आ गई, जिसके अनुसार जानवर कबीले का प्रमुख नर दूसरे नर या नर शिशु को अपने समूह में जीने नहीं देता है। बिना समय बर्बाद किए मैंने एक लकड़ी उठाई और पत्थर का टुकड़ा लंगूर की तरफ मारा। वो लंगूर अपने काम में इतना व्यस्त था कि उस पर मेरे पत्थरों की बौछार का कोई असर नहीं हुआ। कुत्तों का भी भौंकना और तेज हो गया था। बदले हालातों और अचानक हो रहे हमलों ने लंगूर को बच्चा फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। वो फिसलता हुआ छत से नीचे आकर आंगन में गिरा। देखने में वो मरा हुआ मालूम पड़ रहा था। जैसे ही वो नीचे गिरा, कुत्तों का झुंड उसकी तरफ एक आसान शिकार और अच्छे खाने की तलाश में लग गया, पर उनको छड़ी की मदद से दूर रखते हुए मैंने बच्चे को उसकी पूंछ से पकड़ा। बच्चा गतिहीन और मृत लग रहा था। वो वास्तव में एक नर शिशु था। इस समय तक मेरे माता पिता, बहन और आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सब बड़े गौर से मेरा बचाव अभियान देख रहे थे। मैं लंगूर के बच्चे को घर के पीछे की ओर लेकर गया। वहां मैंने उसे जमीन पर हल्के से लेटाया। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थी और दांतों के निशान थे, जिसमें से खून बह रहा था। बच्चा एकदम गतिहीन था। मेरे पिताजी ने उसके घावों को साफ करके उसका प्राथमिक उपचार किया। मैं बच्चे को सांस लेते देख थोड़ा चिंतामुक्त हुआ। यद्यपि उसकी सांसें बहुत धीमी थी। ठंडे पानी की बौछार और कुछ थपकियों से उसके शरीर में हरकत हुई तथा वो उठ बैठा। वो सदमे की स्थिति में था और हवा में उड़ती पत्तियों की तरफ कांप रहा था। उसकी दो चमकीली आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सुबकना शुरू किया और जल्दी ही वो तेज आवाज में रोने लग गया, जैसे कोई इंसान का बच्चा किसी यंत्रणा से गुजरने के बात करता है। मैंने उसे एक छिला हुआ केला दिया, जिसे उसने हिचकते हुए कांपते हाथों से खाना शुरू कर दिया। मेरा सारा ध्यान उस लंगूर के बच्चे में लगा हुआ था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं पीछे मुड़ा और ऊपर की तरफ देखा। हमारे रसोई घर की छत पर उस लंगूर के बच्चे की माँ बैठी थी, जो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखते हुए थी। वो चुपचाप वहां शांति से बैठी थी, जैसे उसे पता था कि उसके बच्चे को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान बच्चे को अपनी माँ की उपस्थिति की खुशबू आ गई और वो चीख कर रोने लगा। मैं दरवाजे की तरफ से हट गया ताकि माँ आकर अपने बच्चे से मिल ले। माँ तुरंत जमीन पर कूदी और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। उसने बच्चे के पूरे शरीर का निरीक्षण किया कि कहां कहां जख्म हुए हैं और उसके बाद उसे अपने सीने में समा लिया। बच्चे को उसकी ध्यान रखने वाली बाहों में बड़ी शांति मिली। कुछ क्षणों के लिए वो अपने बेटे को गोदी में लिए स्थिर बैठी रही।
ये ऐसा ही था जैसे वो अपने विकल्पों पर विचार कर रही हो कि वो अपने बच्चे को भविष्य में किस तरह खतरों से बचा सके। कुछ क्षणों के बाद माँ लंगूर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। आज भी मैं उसकी आंखों के उन भावों को भूल नहीं सकता जो मानो मुझसे अपने बच्चे को बचाने के लिए मौन धन्यवाद दे रही थी। मैं उसके जज्बे, भावों और जिस तरह उसने मुझे धन्यवाद दिया उससे अभिभूत था। वहां एक सार्वभौमिक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठी थी। तब झटके से वो अपने बेटे को अपने पेट से चिपकाए कूदी और रसोई घर की छत पर पहुंच गई। उसने आसपास के क्षेत्र का मुआयना उस नर लंगूर को देखने के लिए किया और उसके हिंसक भिड़ंत की विपरीत दिशा में चली गई। माँ लंगूर और उसके बेटे से एक छोटी सी मुलाकात ने मुझे इस बात का कायल कर दिया कि इस अंतरनस्लीय संचार और साझा विश्वास एक वास्तविकता है। बस किसी को सही तार छेड़ने की जरूरत है। माँ लंगूर ने मुझे दिखाया कि इंसान और जानवर के मध्य सिर्फ खाना ही संचार का माध्यम नहीं है, लेकिन इसके अलावा विश्वास, सहानुभूति और साझा समझ जैसे भी कुछ तरीके हैं जिनसे ये संचार किया जा सकता है। इस समझ ने मुझे अपनी छोटी सी दुनिया को नजदीक से देखने और जीवन के विभिन्न रूपों की संगति में आनंद खोजने का मौका दिया, चाहे वो छोटा सा शर्मीला टच मी नॉट पौधा हो या कोई सांप का बच्चा या फिर छोटी सी राख के रंग में फुदकती चिड़िया जो झाड़ियों में अपने लिए खाना ढूंढ रही हो। उस घटना को बीते हुए आज 55 वर्ष बीत गए हैं। मैं आज 70 साल का हूं, लेकिन मैं आज भी उस विशेष तरह की आकस्मिक मुलाकात को याद करता हूं। मैं हूं झनू, मकड़िया पहली मकड़िया लड़की जो एक स्नातक उत्तीर्ण है। मैं एक लेखिका हूं जिसका तात्पर्य है कि मैं विभिन्न जगहों पर जाती हूं और अपने अनुभवों के विषय में लिखती हूं। लोग मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं उनका मार्गदर्शन करूं, कहां पर सूर्य तेज गर्मी बरसा रहा है और कहां पर पाउडर जैसी मुलायम बर्फ गिर रही है। मैं मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं उन्हें बताऊं कि सबसे बेहतर पिज्जा कहां मिलता है और इन स्थानों से तोहफे खरीदते समय धोखाधड़ी से कैसे बचें। जो लेख मैं लिखती हूं वे टीवी चैनलों द्वारा वृत्त चित्र में बदल दिए जाते हैं जिनमें मैं काम करती हूं और फिर उनका प्रसारण होता है। कभी कभार लोग मुझे तारीफ की चिट्ठियां भेजते हैं और ऐसा होने पर मुझे कुछ अधिक पैसे मिलते हैं, लेकिन मैंने अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। इसलिए मैं आपको अपने आखिरी लेख के बारे में बताती हूँ जो मेरी अपनी जीवनी पर आधारित है। नेमुगुदा जो मेरा जन्म स्थान है, भारत के अन्य गांवों की तरह एक है और सबसे अधिक गरीब भी। ओडिशा के कुछ अनजान पुराने पहाड़ों के तलहटी पर स्थित ये गांव बिरहोर आदिवासी समुदाय के कई परिवारों का घर है। वन निवासी समाज का होने के कारण इस समुदाय के लोग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रदेशों में रहते हैं। यहाँ के नागरिक इस समुदाय के लोगों को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। मयूरभंज और संभलपुर के लोग हमें मकड़िया और मकेंद्रिया के नाम से पुकारते हैं। हमारा समुदाय बंदरों को मारकर उनका मांस खाता था और शायद इसलिए ये हमें मकड़िया कहते हैं। बड़े होते हुए हमारा हर दिन एक संघर्ष होता था। जमीन न होने के कारण हमें मजदूरी करनी पड़ती थी ताकि हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। गन्ने के खेतों की कटाई करना, धान की बुआई, कोयले की खान में नीचे उतरना, सड़क के किनारे पत्थरों को तोड़ना, हम सब कुछ करते थे जो हमारी राह में पड़ता था। हर गर्मियों की शुरुआत में हमारे पिताजी अपने सिर पर एक गठरी रखकर हमसे विदाई लेते थे। 38 वर्षीय सुदामा मकदिया ने अपना थकाऊ सफर शुरू किया। बंगाल की खाड़ी पर ताड़ झुटमुट तक एक हफ्ते का सफर पैदल किया। अपने मजबूत डीलोड के कारण वो ठेकेदार द्वारा किराए पर लिए जाते थे, एक यात्रा एजेंट जो मजदूरों को नौकरी देता है। ताड़ के झुरमुटों में काम करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। आदमियों को ताड़ के ऊंचे पेड़ों पर नंगे बदन बिना किसी सुरक्षा के चढ़ना पड़ता था और ये ताड़ का पेड़ 4 से 5 मंजिल इमारत के बराबर ऊंचा होता था। आदमियों को ताड़ के कक्ष में एक चीरा लगाना होता था और पेड़ से निकलने वाले ताड़ के दूध को इकट्ठा करना होता था। उनकी कलाबाजी करने की हरकतें उन्हें लोगों के बीच में मंकी मैन के नाम से मशहूर करवाती थी। हर शाम को ठेकेदार आता था और उस कीमती उपज को
आदमियों से लेता था और जमशेदपुर के मिठाई वाले को पहुंचाता था। हम 5 भाई बहन थे, 2 भाई और 3 बहनें। मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी थी और मेरे 2 भाई मुझसे काफी बड़े थे। मैं 9 साल की एक कोमल सी लड़की थी जिसके लंबे काले बाल थे जो हमेशा चोटियों में बंधे रहते थे। मुझे मेरी माँ की खूबसूरत तिरछी आंखें मिली थी, लेकिन मुझे मेरी नुकीली नाक और मोटे होठ अपने पिता से मिले थे। मैंने कई बार अपने बड़े लोगों को कहते सुना था कि मेरी नुकीली नाक मेरी तेजी को दर्शाती थी और मेरे होठ मेरे गुस्सैल स्वभाव को। मैंने इन व्यवहारों को अपने भीतर तो नहीं पाया, हाँ अपने पिता के स्वभाव में अवश्य देखा था। मैं एक छोटी सी सोने की नथनी पहनती थी जिससे मेरे नैन नक्श और भी उभरते थे। मैं सुबह भोर में उठती थी, अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी और देर रात तक सोने जाती थी। मैंने अपनी 2 छोटी बहनों 7 साल की मिन्नू और 5 साल की सिन्नू को पालने में बहुत मदद की थी, जो 2 छोटी शैतान लड़कियां थी जिन्हें जंगल से पानी भर के लाने से बेहतर बंदर और चिड़ियों को मारना बेहतर लगता था। भारत के हजारों और बच्चों की तरह ही हम भी ऐसे बदनसीब थे जिन्हें कभी स्कूल के ब्लैक बोर्ड के पास जाना भी नसीब नहीं था। हमें केवल ये सिखाया गया था कि इस मुश्किल भरी दुनिया में कैसे जीना है जिसमें हम पैदा हुए। हमारा छोटा सा गांव नेमिकुदा, जो सबसे करीबी बस स्टेशन से मात्र 30 किलोमीटर दूर था, वो वास्तविकता में सभ्यता से कई 100 किलोमीटर दूर था। हम मकड़िया आदिवासी बंदरों को मारकर खाते थे जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन जब सरकार ने बंदरों को मारने पर रोक लगा दी तो हमसे हमारे खाने का एक पोषण युक्त स्रोत भी छिन गया और बाकी सभी गांव वालों की तरह हमारा परिवार भी हर एक नया दिन पैसा कमाने के लिए बहुत जतन करता था। इस तरह का एक अवसर हर साल सूखे मौसम की शुरुआत में मिलता था, जब तेंदू की पत्तियों को बीनने का समय होता था जिससे बीड़ी बनती है। कई हफ्तों तक मेरे भाई और मेरी माँ गांव के बाकी लोगों के साथ सुबह जल्दी उठकर जाते थे। उनकी मंजिल गांव के करीब का जंगल होती थी जहां कुछ तेंदू के पेड़ थे। बड़ी मेहनत से वे एक एक पत्ती तोड़ते थे और उसे बैत के बड़े टोकरे में रखते थे। उसके बाद वे यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते थे। हर घंटे बीनने वाले रुककर 50 पत्तियों का एक गट्ठर बनाते थे। हर एक गट्ठर 2 रुपए का होता था। पहले के दिनों में जब पत्तियों को बीनने का काम जंगल की सीमा पर होता था तो मेरे भाई और मेरी माँ अक्सर 100 रुपए तक कमाने में सफल हो जाते थे। मेरे भाई पत्तियों को तोड़ने और बीनने में मेरी माँ उतने कुशल नहीं थे, पर वे सब मिलकर 100 रुपए के आसपास कमा लेते थे, जिससे हमारे छोटे से परिवार का गुजर कुछ नहीं से थोड़ा आगे हो जाता था। एक दिन नेमिकुदा और आसपास के गांव में समय और शब्द ने पलटी खाई तथा हमें मालूम हुआ कि पड़ोसी राज्य झारखंड में झरिया कोयले की खदान के पास एक हॉकी प्रशिक्षण विद्यालय खुला है। वो विद्यालय आदिवासी लड़कियों को पढ़ाएगा और उन्हें प्रशिक्षण देगा, जिसके बदले में वे लड़कियां उसके खेतों में काम करेंगी। लोग उस ठेकेदार को रिश्वत देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे जो उन लड़कियों का चयन करने वाला था। माएं दौड़ दौड़ कर महाजन के पास जा रही थी तथा अपने गहने उसके पास गिरवी रख रही थी ताकि रिश्वत के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए, और अगर उनके पास गहने नहीं होते थे तो वे अपनी गाय और छोटी बकरियां भी देने को तैयार थी। मेरा ट्रक कल सुबह 4 बजे आएगा, लड़कियों का चयन करने वाले ठेकेदार ने अभिभावकों को बताया, जिनकी लड़कियों का चयन हो चुका था। और हमारी लड़कियां कब वापस आएंगी? मेरे पिता ने सबकी तरफ से पूछा। हर साल मकर के महीने में, ठेकेदार ने कहा। मेरे चेहरे पर डर की रेखाएं दिखने लगी। मेरी मां ने तुरंत मुझे सांत्वना देते हुए कहा, चन्नू याद है तुम्हारी दोस्त विनीता के साथ क्या हुआ था? मेरी मां पड़ोस की लड़की के बारे में बात कर रही थी, जिसके माँ बाप ने उसे एक बूढ़े अंधे आदमी को बेच दिया था ताकि वे अपने दूसरे बच्चों का पेट पाल सके। अभी अंधेरा ही था जब ट्रक ने हॉर्न दिया। हम चुनी हुई लड़कियां पहले से ही बाहर खड़ी हुई थी और ठंड के कारण आपस में घुसी हुई थी। हमारी माएं हम लोगों से पहले ही उठ गई थी हमारे लिए खाना बनाने, जो उन्होंने साल की पत्तियों में लपेट कर रखा था। सफर थोड़ा लंबा था और आखिरकार ट्रक एक लंबे से शेड के आगे
रुका, जिस पर टाइल्स लगे थे। अभी तक पूरा दिन नहीं हुआ था और 100 वाट का एक बल्ब धीमे से पूरी इमारत को रोशन कर रहा था। चौकीदार एक पतली कट काठी वाला आदमी था, जिसने बिना कॉलर का कुर्ता और लुंगी पहनी थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगीठी में रखे हुए अंगारे की तरह लग रही थी। आप सब इधर आकर बैठ जाएं, उसने एक बड़े से हॉल में बुलाते हुए हम सबसे कहा। हॉल में जाकर उसने हम सबको गिना और हमें आधे आधे 2 गुटों में बांट दिया। मैं अपने भाई बहनों से अलग होकर पहले गुट में चली गई, जहां मैंने कई नए चेहरे देखे। सब चीजें काफी अजीब थी और नई थी। हम वहां 1 हफ्ते तक रुके। अगले रविवार को एक काले सूट में एक गंजा आदमी 2 बड़ी अटैचियां लेकर आया। ठेकेदार से उसकी बातचीत काफी लंबी हुई। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब वो चला गया तो ठेकेदार बहुत खुशी से और तेजी से चलते हुए हमारे पास आया। तैयार हो जाओ, प्रशिक्षण कल से शुरू होगा, उसने अपने हाथ को जोड़ते हुए ताली बजाते हुए कहा। उसने हमें उसी शाम को एक दूसरी इमारत में भेजा और हमें वहां बंद कर दिया। कमरे के अंदर मैंने देखा कि कई अजीब से चेहरे हमें घूर रहे थे। एक चेहरा जो मुझे घूर रहा था, उसने अपना मुंह खोला और ऊँगते हुए कहा, ठेकेदार, आपका काम यहां से खत्म हुआ, अब आप जा सकते हैं। मैं डर गई थी। मैं अपने आप में सोच रही थी, अब यहां से बचना मुश्किल है। अगर हम यहां से भागे भी और उन आदमियों को धोखा देने में कामयाब भी हो जाएं, तब भी हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सभी दरवाजे बंद थे और उनमें जंजीर लगी थी। हमारा तो काम हो गया। हे भगवान, अब वे लोग हमारे साथ क्या करेंगे? अगले ही पल मैंने सोचा कि हम पहले ही बंधुआ मजदूर बनकर बिक चुके हैं। अब हमारे करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब मैंने सब कुछ भगवान और अपने नसीब पर छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद एक अजीब से आदमी ने हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में भरा, मानो हम हलाल होने जा रहे हों। आधे घंटे के अंदर हम रांची रेलवे स्टेशन पर थे। एक आदमी वहां पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी भयानक नजर ने मुझे एक सीमा के बाहर तक भयभीत कर दिया और मैं डर के मारे दरवाजे की ओर मुंह करके मदद के लिए चिल्लाने लगी कि कोई तो मेरी आवाज सुने। मदद मदद मदद, पकड़ो उसे, छोड़ना मत उसे, चिल्लाने से रोको उसे, गंजा आदमी चिल्लाया। कुछ लोग मेरे ऊपर दौड़ पड़े। किसी ने मेरे बाजुओं को पकड़ा और किसी ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। मैं चिल्लाने लगी तो उनमें से एक आदमी ने अपना दस्ताने वाला हाथ मेरे मुंह पर रखकर मुझे चुप करा दिया। उस शोर शराबे ने रेलवे स्टेशन के इंस्पेक्टर और पुलिस का ध्यान मेरी ओर खींचा और वे मेरी तरफ आए। वे लोग मुझे वहीं छोड़कर भाग गए, लेकिन रेलवे पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बिचौलिए ने बताया कि वे हमें सऊदी अरब में बेचने ले जा रहे थे। रांची पुलिस ने ओडिशा पुलिस को सूचित किया और अगले दिन हम लोग वापस भुवनेश्वर पहुंच गए थे। हमारे माँ बाप को हमारे बारे में सूचित कर दिया गया था और वे हमसे मिलने भुवनेश्वर पहुंच गए थे। मैंने अपने पिता को आंसू भरी आंखों से गले लगा लिया। बाद में ओडिशा पुलिस के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घटना सबके सामने रखी और मेरी सराहना की। उन्होंने मेरे पिता से मुझे स्कूल भेजने की गुजारिश भी की। पहले तो पिताजी इस बात के लिए नहीं माने, लेकिन फिर वे मान गए। भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंस ने मुझे अपने विद्यालय में दाखिला दिया और मैंने अगले ही दिन से पढ़ाई शुरू की। मैं एक बेहतरीन विद्यार्थी थी। मैं पढ़ सकती थी और मुझे हमेशा याद रहता था कि मैंने क्या पढ़ा। मैं हर चीज बहुत जल्दी याद कर लेती थी। समय बीतता गया और जल्दी ही वो समय आया जब मुझे ओडिशा बोर्ड की परीक्षा देनी थी। कोई 1.5 महीने के बाद परीक्षा का नतीजा आया और मैंने बेहतरीन अंक हासिल किए। और अब मुझे गर्व है कि मैं पहली बिरहोर मकड़िया लड़की हूं जिसने अपना परास्नातक खत्म किया है। मैंने एक सेवा संस्था खोलने के विषय में सोचा है, जिसमें मैं आदिवासी लड़कियों को पढ़ाऊंगी। मैं अपने गांव और दूसरे गांव के लोगों को भी बढ़ावा दूंगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मैं चाहती हूं कि मकड़िया बच्चे बंदरों को मारने की बजाय बेहतरीन कंप्यूटर चलाने के लिए जाने जाएं और नवीन भारत की मुख्य धारा की कार्यप्रणाली का हिस्सा बने। रहस्यमयी दंपति। मैं परिवार के सदस्यों के साथ अमेरिका से वापस लौटा था।
और हम मुंबई के उपनगर लोखंडवाला के एक फ्लैट में आकर बस गए थे। वो घर एक बहुत बड़े अहाते में बनी 4 मंजिलों में से एक इमारत में था। इन इमारतों में बने फ्लैट लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से बार बार खरीदे बेचे जाते थे। परिणाम स्वरूप 6 सालों से उस फ्लैट में रहने के बावजूद भी हम लॉबी में अक्सर नए चेहरों को अंदर बाहर होते देखते थे। पर 2 चेहरे ऐसे थे जो हमेशा मेरा और मेरी पत्नी का ध्यान खींचते थे। ये चेहरे एक बुजुर्ग दंपति के थे जो अपने जीवन के 60वें दशक में थे और जीवन के प्रति उत्साह से लबरेज दिखते थे। वे राह में मिल जाने वाले लोगों का अभिवादन करते थे, पर कभी भी उनसे ज्यादा बातचीत बढ़ाने के लिए अपनी चाल को धीमा नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक स्थिर प्रज्ञता रहती थी। वे अपने आप में ही रहते थे और मैंने उनके घर कभी किसी आगंतुक को आते हुए नहीं देखा। आमतौर पर मैं अपने काम से काम रखता था, पर दंपति ने वास्तव में मेरे कौतुक को जगा दिया था। एक दिन मैं सोसाइटी में ही रहने वाली अपनी एक परिचित से उनके बारे में पूछताछ की। उसने सिर्फ अपने कंधे उचकाए और कहा, वे अजीब हैं, वे किसी से बात नहीं करते हैं, शायद वे बहुत अमीर हैं और हमारे जैसे लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, वो महिला बहुत अच्छी है और माँ से उन्होंने एक आध बार बात भी की है, लेकिन जब माँ ने उनके बारे में विस्तृत जानकारी चाही तो उन्होंने विषयांतरण कर दिया। भगवान जाने वे किस रास्ते पर हैं। मैं यूं ही एक के बाद एक निवासी से उनके बारे में पूछताछ करता रहा और मुझे हर किसी से अस्पष्ट और भिन्न भिन्न मत मिल रहे थे। उन मतों में सबसे कटु था, वे बहुत डरावने हैं, मैं तो उनके साथ लिफ्ट में भी नहीं चढ़ती। जहां तक मेरा प्रश्न था, उनके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था, वे केवल रहस्यमयी थे। मुझे पता लगा कि उनका और हमारा फ्लैट नंबर 1 ही था, सिर्फ हम अलग अलग इमारतों में रहते थे। हमारे घर लगभग 6000 वर्ग फुट की एक खाली जगह थी जो केवल हमारी मंजिल पर थी। द्वार विभाजित थे। जल्दी ही मैंने उन बुजुर्ग महाशय को उस खाली पड़ी जगह में शाम को टहलते देखना शुरू किया। ये बारिश के दिनों में इमारत के अहाते का एक बेहतर विकल्प था। पहली बार मुझे उन्हें नजदीक से देखने का मौका मिला। उनकी आत्मविश्वास से परिपूर्ण चाल और उनका शांत भाव उन्हें एक ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति के रूप में पेश करता था जो सफलतापूर्वक अपने बच्चों को उनके निर्धारित मार्ग पर प्रशस्त करने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी का मजा ले रहा था। उनके बहुत ही सहज दिखने के बावजूद भी मैं कभी भी उनके साथ बातचीत शुरू करने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन जब हमारी इमारत में लगी दोनों लिफ्टों ने काम करना बंद कर दिया, तब मैंने और मेरी पत्नी ने दूसरी इमारत में जाकर वहां से लिफ्ट पर जाने का फैसला किया। हमारी 3 साल की बेटी फुदकते हुए हमसे पहले लिफ्ट की लॉबी में पहुंच गई। जब हम उनके पास पहुंचे तो देखा कि वो उस रहस्यमयी दंपति से प्रफुल्लित होकर बात कर रही थी। वे अपने फ्लैट के बाहर फंस गए थे क्योंकि उनके घर का दरवाजा जाम हो गया था और वे ताला ठीक कराने वाले कारीगर के आने का इंतजार कर रहे थे। आमतौर पर हम अपनी बच्ची को किसी से भी बातचीत करने से नहीं रोकते हैं। उसका व्यवहार बहुत ही मित्रवत है, पर वो कुछ चुनिंदा लोगों से ही लंबे वक्त तक बात करती है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही सीमित है। ऐसी लंबी बातें दुकानों में, मॉल में, सड़क पर और हवाई जहाज तक में कहीं भी शुरू हो सकती है। हमने देखा था कि इन सभी लोगों में एक समान सूत्र था। उसके द्वारा बात करने के लिए चयनित सभी बातचीत करने वाले, अच्छा बोलने वाले और दोस्ताना रवैया वाले होते थे, फिर चाहे वे समाज के किसी भी तबके के हों। 4 बार लिफ्ट को छोड़ने के बाद हम उन दंपति के कहने पर लिफ्ट पर चढ़ गए। उन्हें आभास हो गया था कि हम जल्दी में थे। हमने ताला खोलने में उनकी मदद करने की बात कही तो उन्होंने विनम्रता से उसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उन्होंने ताला ठीक करवाने वाले से अभी अभी बात की है और वो कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाएगा। वे इतने अच्छे, विनम्र और शालीन थे कि हम अचंभित रह गए। हमें ये लगा कि जो अफवाहें हमने उनके बारे में सुनी थी वे कितनी गलत थी। 1-2 सप्ताह बाद मैं और मेरी बच्ची अपने घर के बाहर खड़े एक पैकेट ले रहे थे और हमने साथ वाले खाली स्थान में उन बुजुर्ग व्यक्ति को टहलते हुए देखा। मेरी बेटी दौड़कर उनके पास गई
और पैकेट लेने के लिए हस्ताक्षर करने के बाद मैं भी उनकी बातचीत में शामिल हो गया। बाद में मेरी बेटी अंदर चली गई, जबकि मैंने उनसे बातचीत जारी रखी। वे इतने बुद्धिमान और सरल थे कि उनके बारे में बने मेरे सभी पूर्व ग्रह तुरंत छूमंतर हो गए। हमने अपने घरों के बारे में बात करना शुरू किया और धीरे धीरे बात जमीन जायदाद के दामों, शहर और इसी तरह के कुछ और प्रचलित विषयों की ओर बढ़ती गई। जब हमारी इमारत की सोसाइटी की बात आई तो उन्होंने कहा कि उनके इन इमारतों में कोई मित्र नहीं थे। ऐसा शायद इस वजह से था कि यहाँ के ज्यादातर निवासियों की जिंदगी बहुत तेज गति से चलती थी। वे अपने बारे में पीठ पीछे होने वाली बातों से अनभिज्ञ दिखे। वे बाद में बताने लगे कि उन्होंने अधिकतर विदेशों में नौकरी की, पर सन 1993 में वे वापस मुंबई आकर बस गए। फिर विषय मेरे परिवार पर आ गया और मैंने उन्हें अपनी पृष्ठभूमि और परिवार के बारे में बताया। कुछ समय बाद उनसे पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? अचानक ही खुशी उनके चेहरे से वशीकृत होकर उड़ गई और उसकी जगह दुख ने ले ली। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को 1993 के बम धमाकों में खो दिया। उस समय वे विदेश में काम कर रहे थे और उनके बेटे उनके पास आने वाले थे। वे वर्ली पासपोर्ट दफ्तर में आवश्यक कागजात जमा कर रहे थे जब धमाके हुए। आखिरी बात उन्होंने अपने बेटों से तब की थी जब उनके बेटों ने उन्हें सारी कागजी कार्रवाई सफलतापूर्वक निपटा लेने के बाद फोन किया। जब सिर्फ ठप्पा लगे पासपोर्ट के इंतजार का कार्य शेष था, तब उनकी मृत्यु का समाचार उनके पासपोर्ट से पहले उन तक पहुंचा। लड़के उस समय 20-25 वर्ष के थे। उनके दुख को और बढ़ाने वाली एक और घटना हुई। उनका साला, जो लगभग उनके बेटों की उम्र का ही था, वो भी इस हादसे का शिकार हो गया था। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से बम धमाकों को दिखाने के लिए इशारा किया, मुझे अपनी आंखों में इकट्ठे हुए आंसुओं को आने वाले गालों पर छलकने से रोकने के लिए खुद को जड़बत बना लेना पड़ा। उन्होंने मेरी आंखों में दुख देख लिया और फौरन अपने चेहरे की चिरपरिचित मुस्कान वापस लाते हुए बोले, ये सब नियति है। फिर उन्होंने एक अमीर उपनगर में अपने एक पुराने फ्लैट के बारे में बताया जो हाल ही में पुनर्विकास के लिए चयनित किया गया था। अब उसे विकसित करके एक उच्च वर्गीय आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण सोसाइटी बनाई जानी थी। वे उत्साह के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे थे और जिस तबाही ने उनका जीवन सदा के लिए बर्बाद कर दिया था, उसके बारे में उन्होंने और कोई बात नहीं की। 1 घंटे तक चली बातचीत के बाद मैंने बमुश्किल बात खत्म की और घर आ गया। मेरे पड़ोसी एक बेहद सुरुचिपूर्ण और अच्छे व्यक्ति थे तथा मैं उनके साथ घंटों बातचीत कर सकता था, पर मैं पहले ही उनके रोज शाम के टहलने का काफी समय खराब करवा चुका था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने अपनी बेटी को उसके पलंग पर पाया। मैंने उसे सीने से कसकर चिपटा लिया। वो एक प्यार करने वाली लड़की थी और हमेशा 10 सेकंड का समय देती थी। इस पकड़ से छूटने की कोशिश करने से पहले, पर किसी विचित्र कारण से इस बार उसने मुझे कई मिनटों तक अपने सीने से लगाए रहने दिया। मैंने सोचा कि क्या इसे मेरे कष्ट का एहसास हो गया है, पर इस आलिंगन के तुरंत बाद उसने मुझसे बच्चों के एक स्कूटर की फरमाइश कर दी। उसने एकदम सही वक्त पर लोहे पर चोट की थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी की वजह से एक ऐसे अविश्वसनीय एवं बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर पाया था जिससे मैंने शायद औपचारिक अभिवादन के अलावा कभी कोई न की होती। जाने कैसे मेरी छोटी सी बच्ची एक व्यक्ति के हृदय की अच्छाई को भांप लेती थी। शायद सारे बच्चे ऐसा करते हैं और हम वयस्क दोस्त बनाने से कतराते हैं या उन लोगों को समझने में हमारी दिलचस्पी नहीं होती जो हमारे दायरे से बाहर होते हैं। मुझे उन दंपत्ति का दूसरा निवासियों के साथ अपना व्यक्तिगत दुख साझा न करने का कारण समझ में आ गया था। वे सिर्फ मित्रता चाहते थे। उनका व्यक्तिगत दुख दूसरों के मन में उनके लिए दया भाव जगा सकता था और वे इससे बचना चाहते थे, क्योंकि उन बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे ऊपर विश्वास कर एक अत्यंत ही व्यक्तिगत और दुख भरी घटना साझा की थी। अतः मैंने भी ये बात अपने तक ही रखी और मुझे इस बात से कुछ विशिष्टता की भी अनुभूति हुई कि किसी ने मुझे अपनी व्यक्तिगत बात बताने के काबिल समझा। इस बात ने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया।
यदि उन बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे जीवित होते तो वे लगभग 40 वर्ष के होते तथा उनके अपने परिवार होते तो वे दंपत्ति दादा दादी होने के सारे सुखों का आनंद ले पाते और उनके पास पाने के लिए कितना कुछ होता। जीवन ने भले ही उन्हें अपने बेटों के बच्चों के दादा दादी बनने का अवसर न दिया हो, पर मेरा जीवन मुझे इस बात का अवसर देता प्रतीत हो रहा था कि मैं अपनी बच्ची को दादा दादी का वो सुख दे सकूं जिससे वो मेरे माता पिता के न होने की वजह से वंचित रह गई थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी बेटी से उन्हें दादा दादी बुलाने के लिए कहूंगा। कहा जाता है कि हम केवल अपने मित्र चुन सकते हैं, परिवार नहीं। मैं कहता हूं कि ये गलत है। इन विलक्षण चाचा चाची से मिलने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप परिवार के रूप में चुन सकते हैं। एक राजा था। वो बड़ा परोपकारी और विद्वान था। जो भी उसके दरबार में आता उसका वो बड़ा सम्मान करता। विशेषकर किसी भी विद्या का जानकार उसके दरबार में विशेष सम्मान पाता था। एक बार की बात है, एक नट और नटनी उसके दरबार में हाजिर हुए। नट ने अपनी विद्या का बखान किया तो राजा ने उसे अपना खेल दिखाने की इजाजत दे दी। नट ने अपनी नट विद्या दिखाने से पहले राजा से शर्त की कि यदि अपनी विद्या के प्रदर्शन के समय उसे कुछ हो जाता है तो राजा उसकी नटनी की हर हाल में रक्षा करेगा। नटनी बहुत ही रूपवती थी, अतः ऐसा न हो राजा उसे अपनी रानी बनाने की कोशिश करे। राजा ने उसकी शर्त मान ली और अपना खेल दिखाने को कहा। नट ने अपना खेल आरंभ किया। वो डमरू बजाने लगा। डमरू बजाते बजाते वो धरती से उठने लगा। सभी हैरान हो रहे थे। धरती से उड़ता उड़ता वो आसमान में जा पहुंचा और देखते ही देखते गायब हो गया। सब आकाश में उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बीता तो आसमान से उसका खून से सना बाजू ठक से नीचे आ गिरा। फिर दूसरा बाजू नीचे गिरा। फिर पूरा धड़ धड़ाम से नीचे गिरा। ये दृश्य देखकर नटनी रोने लगी। उसने रोते चिल्लाते नट के अंग इकट्ठे किए और राजा से कहा कि चिता तैयार करवाओ, मैं तो अब इसके साथ सती हो जाऊंगी। राजा इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसने चिता तैयार करवाई, चिता को आग दिखाई और देखते ही देखते नटनी भी उसके साथ जलकर सती हो गई। सभी इस दुखदाई घटना से उदास हो गए। चिता अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि नट डमरू बजाता हुआ एक ओर से दरबार में प्रकट हो गया। राजा और दरबारी हक्के बक्के रह गए। नट ने डमरू बजाना बंद किया और अपनी नटनी को ढूंढा। राजा ने बताया, नटनी तो सती हो गई। नट बहुत नाराज हुआ और बोला, राजा तुमने बेईमानी कर दी। मेरी सुंदर नटनी को अपने महलों में डाल लिया है। राजा ने इनकार किया। नट ने उसके महल की तलाशी लेनी चाहिए। राजा ने तुरंत इजाजत दे दी। वो दरबारियों सहित महल के भीतर गया और नटनी को महलों से निकाल लाया। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने उसकी विद्या और प्रदर्शन के लिए बहुत सा धन दिया। राजा ने नट से कहा कि ये विद्या उसे भी सिखाए। नट ने कहा, यह विद्या मैं किसी को नहीं सिखा सकता। मेरे गुरु ने इसकी इजाजत मुझे नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे गुरु के पास जाइए। वो पहाड़ों में रहता है। वो आपको ये विद्या सिखा देगा। राजा ने मन में ठान लिया कि वो विद्या जरूर सीखेगा। वो अपने साथ अपने नाई को लेकर नट के गुरु के पास चल दिया। जाते जाते वे पहाड़ में नट के गुरु के पास पहुंच गए। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की। गुरु विद्या सिखाने को राजी हो गया। गुरु ने मंत्र की गोपनीयता रखने के लिए राजा को रात को मंत्र सिखाने की योजना बनाई। जब नाई रात को सो जाता, गुरु राजा को विद्या सिखाता। नाई तो बहुत चालाक था। वो सोने का बहाना करके पड़ा रहता और साथ साथ मंत्र कंठस्थ करता जाता। गुरु ने राजा को पूरी विद्या सिखा दी। गुरु दक्षिणा देकर राजा और नाई वापस चल दिए। नाई के मन में बेईमानी आ गई। मंत्र भी सीखा और रहे नाई के नाई, तो क्या फायदा।
उसने राजा को कहा, आपने मंत्र तो सीख लिया, इसकी परीक्षा भी तो करनी चाहिए, क्या पता कुछ कमी रह गई हो। राजा ने भी सोचा परीक्षा तो करनी ही चाहिए। राजा लोग हथियार तो हमेशा साथ ही रखते थे। राजा ने बंदूक निकाली और डाल पर बैठा तोता मार गिराया। तोता मर गया तो राजा ने अपने शरीर से आत्मा निकाली और तोते के शरीर में डाल दी। तोता पुनः जी उठा। नाई ने मौका देख तुरंत मंत्र पढ़ा और अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी। राजा का शरीर भी जी उठा। अब नाई राजा के शरीर में इतराने लगा और राजा तोते में जा फंसा। राजा समझ गया कि मेरे नाई ने धोखा दिया है, किंतु अब कोई चारा नहीं था। नाई ने तुरंत तोते को मारने की कोशिश की, मगर तोता उड़कर भागा और तोते के संग जा मिला। नाई राजा बना राजधानी पहुंच गया। उसने वहां बताया कि नाई तो वहीं मर गया। साथ ही उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि तोतों ने राज्य की फसलें बर्बाद कर दी हैं, इन्हें मार गिराओ। जो एक तोता मार कर लाएगा उसे 3 रुपए इनाम मिलेगा, जो जिंदा तोता लाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। लोग रोज तोते मारकर या जिंदा पकड़कर राजा के पास लाने लगे। तोते की देह में राजा को पता चला कि नाई ने तोते मरवाने शुरू कर दिए हैं। वो एक शाहूकार के पास चला गया। उसने साहूकार को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर किसी को न देना, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। साहूकार ने तोते को घर में छिपा कर रख लिया। उसने साहूकार की फसल बिजाई कराई, घर की राख खेतों में बिछवा दी। कुछ दिनों बाद मानसरोवर से हंस आए। उन्होंने राख से दाने खा लिए और मोती उगल दिए। अब तोते ने साहूकार को कहा कि अब इस राख को धुलवा दो। साहूकार ने राख धुलवाई तो उसे मोती मिलने लगे। साहूकार का घर मोतियों से भर गया। उधर राजा मदमस्त हो गया। उसने सोचा क्यों न मैं किसी राजकुमारी से विवाह कर लूं। तोते को भी पता चल गया कि राजा बना नाई अब विवाह की सोच रहा है। उसने साहूकार को कहा कि तू मुझे एक राजा के पास बेच दे और उसे समझा दे कि तोता कितने काम का है। साहूकार ने तोते के कहे अनुसार उसे राजा को बेच दिया, जो नाई का ससुर बनने वाला था। तोता उस राजा के पास पहुंचा, राजकुमारी को पढ़ाने लगा। राजा और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुए। तोते ने राजकुमारी को कई विद्याएं पढ़ाई। राजकुमारी का विवाह नजदीक आने लगा। वो एक अच्छी बहू, एक अच्छी मां बनने का ज्ञान तोते से सीखने लगी। जैसे जैसे विवाह की घड़ियां करीब आती गई, तोते ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राजकुमारी इतनी प्रभावित हो गई कि तोते के परामर्श के बिना कोई काम नहीं करती। आखिर विवाह का दिन आ गया। नाई राजा बनकर बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आया। बारातियों का खूब आदर सत्कार किया गया। नाई के तो ठाठ ही निराले थे। विवाह के दिन तोते ने राजकुमारी के कान में कुछ बातें समझाई और उन पर चलने को कहा। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। जब लगनों का समय आया तब राजकुमारी ने तोते द्वारा समझाई बातों के अनुसार कहा, लगन तो कर लूंगी, किंतु एक शर्त है जो पूरी करनी होगी। मेरे पास एक बकरा है, पहले इस बकरे को मारना होगा, फिर जिंदा करना होगा। यदि राजा ये काम कर सके तो मैं विवाह करूंगी। नाई राजा ने खुश होकर कहा, शर्त मंजूर है। राजकुमारी ने बकरा मंगवाया। राजा ने स्वयं बकरे को गला घोटकर मार दिया। बकरे के मर जाने के बाद नाई ने अपना शरीर छोड़ बकरे में प्रवेश किया। उधर बकरा जी उठा और उसी क्षण तोते से वास्तविक राजा ने अपने प्राण राजा के शरीर में डाल दिए। नाई भी तुरंत समझ गया, किंतु अब बकरे का शरीर मिल चुका था। विवाह के बाद वो बकरा भी दहेज में दे दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि बकरे को महलों के बाहर बांध दो और सभी आते जाते उसे जूतों से मारो। मार खा खाकर बकरे के प्राण पखेरु उड़ गए।